क्लास 10th का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर है वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, है ना। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो क्या देखिए, वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम समस्त आर्थिक क्रियाओं, जितना भी आर्थिक क्रिया होता है, आर्थिक क्रिया का मतलब पैसा का कमाना, पैसा को अर्जित करना, पैसा का लेन देन आर्थिक क्रिया होता है। तो उन सभी आर्थिक क्रियाओं को हम लोग करते हैं। उसमें उत्पादन होता है, किसी वस्तु को हम लोग बनाते हैं, उपभोग होता है, किसी वस्तु को हम लोग उपयोग करते हैं, और वितरण होता है कि सब सामान सब जगह पे होता है, उसका अलग अलग वितरण है। कहीं पे चाय का है, कहीं पे कोयला है, कहीं पे पेट्रोल है, कहीं पे कोई सामान है ना। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों का वितरण है। वही चीज़ हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था में। उसी को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के बाद दूसरा क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं? तो कल हम लोग पढ़े कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजी की प्रधानता होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार की और समाज की प्रधानता होती है, और तीसरा पढ़े क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, उसका बीच का रास्ता है ना। इसमें कोई भी उत्पाद होता है, कोई भी आपके पास वस्तु है, कोई भी उत्पादन करते हैं, तो उसमें जो स्वामित्व है, माने उस पर जो अधिकार है, किसका अधिकार होगा? तो सरकार का भी अधिकार होगा और निजी व्यक्ति का भी अधिकार होगा। जैसे ये मेरा निजी कोचिंग है, तो ये कोचिंग मेरा भी है और सरकार का भी है, दोनों का है। सरकार भी कहती है कि कोचिंग चलाइए, उसको हमको टैक्स दीजिए, 18% GST दीजिए, हमको 100 रुपया कमाते हैं, 18 रुपया हमको दे दीजिए, आप अगला चलाइए। गाड़ी चलाना है, गाड़ी चलाइए। आपके पास एक कार है, मान लीजिए आप उसको भाड़ा पर लगाते हैं, तो वो कार आपका ही नहीं है, वो सरकार का भी है, क्योंकि आप चलाते हैं तो रोड टैक्स देते हैं। जब राज्य में पार कीजिए तो टोल टैक्स दीजिएगा, तो टैक्स भरना पड़ता है कि नहीं भरना पड़ता है? तो तरह तरह का जो टैक्स भरना पड़ता है वो सब क्या है? सरकार टैक्स ले रही है ना। इससे ये साबित हो जा रहा है कि सरकार का भी है वो और हमारा भी है, ठीक है ना। तो फैन बंद कर दीजिए। आगे देखिए, इसके बाद क्या है, मतलब क्या कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कोई भी उत्पादन होगा, कोई भी वस्तु होगा, कोई भी सामान होगा, तो उस पर जितना अधिकार उस व्यक्ति का है, उस पर सरकार का भी अधिकार है। उतना ही नहीं होगा मगर कम होगा, मगर सरकार का भी अधिकार है। आपका खेत है, मगर उस पर सरकार का भी अधिकार है, सरकार को टैक्स देना पड़ता है आपको। जमीन आपका है, जमीन का टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्या है? सतत विकास क्या है? विकास की वैसी प्रक्रिया है, यह विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ, उसकी आवश्यकताओं के साथ साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान पीढ़ी मतलब वर्तमान पीढ़ी माने हम लोग जो अभी जी रहे हैं, हमारी आवश्यकताएं हैं कि नहीं है? है। सुबह उठे हैं, मुंह धोने के लिए हमको ब्रश चाहिए, ब्रश की आवश्यकता, टूथपेस्ट की आवश्यकता, उसके बाद जैसे नहाने गए साबुन और शैम्पू की आवश्यकता, जल की आवश्यकता, खाने खाने गए भोजन की आवश्यकता, अभी पढ़ाने आए बिजली की आवश्यकता है कि नहीं है? सब इंसान की आवश्यकता है। तो अभी जो भी चीज़ आप तुमको आवश्यक है, हमको आवश्यक है, ये वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता है। क्या है? वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता है। और हमारा जो बेटा पोता होगा उसकी जो आवश्यकता होगा उसको क्या कहेंगे? भावी पीढ़ी। क्या कहेंगे? भावी पीढ़ी की आवश्यकता। तो विकास की वैसी प्रक्रिया है जिसमें इस समय जो हमारी आवश्यकता है वो भी पूरा हो जाए, और आने वाला समय हो, हमारा बेटा पोता हो, उसको भी वो चीज़ प्राप्त हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि सतत विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? सतत विकास हो रहा है, ठीक है ना। अब जैसे दादाजी का ज़मीन है, हम सब जमीन को बेच दिए, खा पका गए, अपना आवश्यकता पूरा कर लिए, मगर हमारा जो बेटा पोता होगा उसके ज़मीन बचा नहीं बचा। बाबा दादा के ज़मीन में हमारा बेटा पोता का भी हक होगा कि नहीं होगा? अगर उसको हम ज़मीन को, आपके पापा जी के पास ज़मीन है, तो कौन ज़मीन है? बाबा जी वाला ज़मीन है। बाबा जी खा पका गए होते तो आपके पापा जी के पास ज़मीन होता, तो आप गरीब होते कि नहीं होते? ज़मीन के कारण से होते ना। तो वो लोग बेचे नहीं, क्या लगे रहने दो, आम का पेड़ लगा देते हैं तो हमारा पोता सा आम खाएगा, है कि नहीं है? होता भी ऐसा है, कितना आदमी का दादाजी लगाए हुए हैं कोई पेड़, चाहे कोई सामान बनाए हुए हैं, घर बनाए हुए, उसमें आप रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, है कि नहीं है? तो ये क्या है? भावी पीढ़ी के साथ साथ, माने उस समय के साथ साथ वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ हम लोग के लिए भी सोचे, हम लोग भी ऐसा काम करेंगे, ऐसा विकास करेंगे कि अभी भी ठीक रहेगा, आने वाले समय में भी ठीक रहेगा। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति हो रही है,
और आने वाले समय में 2 साल के बाद भी मेरा वीडियो कोई देखेगा तो उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। तो क्या है जो हम काम कर रहे हैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग करने का, वो कैसा है? सतत विकास। वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य के भी सोच रहे हैं। कोई सड़क बनवा रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे अभी भी ठीक हो जाए और बादों में ठीक रहे। तो क्या है? सतत विकास की प्रक्रिया है, सतत विकास है। वो क्या है? सतत विकास है। सिर्फ अभी काम कर रहे हैं, बाद के लिए सोचिए नहीं रहे हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग? वो सतत विकास नहीं है। विकास है मगर सतत विकास नहीं है। ठीक है ना? अगला क्या है? उसमें और क्या कर रहा है? सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बन सके। मतलब जो एक बार यूज करें तो बार बार यूज हमें आते रहे, मतलब जारी रहे, यूज होता रहे। जैसे हम एक बार वीडियो बना लिए, बार बार देख के यूज कर सकते हैं उसको। क्या सतत विकास की वो उदाहरण है इसका। दूसरा क्या है? टिकाऊ बना रह सके, टिकाऊ हो मतलब वो लंबे समय तक रहे, तब सतत विकास है। अब चुटपुटिया वाला काम सब सतत विकास नहीं है। एक ही दिन में बना लिए कोई चीज़, बिहार में टूट गया, जैसे टेंट हाउस लगा लिया, सतत विकास है? 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात। एक ही दिन में हमारा शादी में 2 लाख के टेंट लगाएंगे, लगाइए 2 दिन तक रखिएगा। 2 लाख का लगाइए चाहे 2 करोड़ का लगाइए, क्या दिन रखिएगा? प्रश्न है आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों के विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। देखिए नियोजन का, आर्थिक नियोजन का मतलब है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश में जितना संसाधन है, एक देश जैसे हम भारत देश में रहते हैं, भारत देश का कुछ संसाधन है। संसाधन क्या होता है? जिसको भी हम यूज करते हैं अपने आवश्यकता के लिए, उसको क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक है ना? वैसी वस्तुएं जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो जो भी देश में, एक देश में जैसे भारत देश है ये, तो भारत देश में जितना भी संसाधन है, संसाधन जितना भी है उसका उपयोग करना है। किसके लिए? विकास करने के लिए। जैसे पहाड़ है, पहाड़ हमारा संसाधन है कि नहीं है? भारत में अगर पहाड़ कहीं पे है तो संसाधन है कि नहीं है? है ना? पहाड़ को तोड़ के गिट्टी बनाते हैं, गिट्टी से घर बनता है, पुल बनता है, सड़क बनता है, नहीं बनता है? तो पहाड़ संसाधन है कि नहीं है? प्राकृतिक संसाधन है। तो पहाड़ जो है, उस पहाड़ को तोड़ के कहाँ पे सड़क बनवाना है, कहाँ पे पुल बनवाना है, किस राज्य में ज़्यादा सड़क बनवाना है, किस राज्य में कम बनवाना है, ये निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। क्या कहलाता है? जो भी संसाधन है किस राज्य की प्राथमिकताओं के अनुसार, जो राष्ट्र की प्राथमिकता, किस राष्ट्र की प्राथमिकता कितनी है, उसके आधार पे हम अपने देश के संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। किसके लिए? विकास करने के लिए। तो अच्छा है। अब मान लीजिए एक राज्य है, जैसे एक राज्य है राजस्थान में ज़्यादा बनवाना है, पंजाब से ज़्यादा सड़क बनवाना चाहिए राजस्थान में, चाहे नहर बनवाना है राजस्थान में। तो नहर बनाने के लिए हम जो सीमेंट बालू यूज कर रहे हैं, नहर बनाने के लिए गिट्टी बालू चाहे जो भी उपयोग कर रहे हैं, वो पंजाब से ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ बालू ही बालू है। बात समझ में आ रही है? तो ये एक अर्थ क्या हुआ? आर्थिक नियोजन हो गया। मतलब किसको कहाँ पे खर्च करना है, ठीक है ना? किसको कहाँ पे खर्च करना है, ये नियोजन कहलाता है। नियोजन, जैसे मेरे पास पैसा है तो कौन पैसा को कहाँ पे खर्च करना है, ये नियोजन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आपके पास जैसे कॉपी है, ठीक है, तो कॉपी का उपयोग करते हैं कि पतला कॉपी है तो पतला विषय के लिए ले लेते हैं, मोटका कॉपी है तो मोटका विषय के लिए ले लेते हैं, छोटका कॉपी है मतलब कि तो उसी हिसाब से फॉर्मूला वाला बना लेते हैं ताकि रखने उखने में सुविधा होगा। तो ये दिमाग लगाना क्या है? नियोजन कर रहे हो तुम, कॉपी का नियोजन कर रहे हो। यहाँ पे क्या है? देश के संसाधनों का नियोजन कर रहा है। आया समझ में कि नहीं आया? अगला क्या है? मानवीय विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? मानवीय विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, इसको कहते हैं ह्यूमन HDR। क्या कहते हैं? HDR, शॉर्ट में क्या कहते हैं? HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या कहते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है ना? ये क्या होता है? करा वैसा रिपोर्ट जिसमें विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, उसके स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होती है, उसे मानव विकास रिपोर्ट कहलाता है। वही मानव विकास रिपोर्ट कहलाता है। बात को जरा समझिए, इस चीज को, हर एक पॉइंट को समझना इसमें जरूरी है। देखिए क्या क्या चीज समझेंगे। एक मानव विकास रिपोर्ट जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मानव
विकास रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट? किसका रिपोर्ट है ये? मानव के विकास का रिपोर्ट। मानव माने कौन चीज? हम सब मानवे न है, तो हम लोग का विकास हुआ है, तो हाँ हुआ है ना, उसका रिपोर्ट बताइए। रिपोर्ट क्या होता है? मानव विकास रिपोर्ट क्या होता है, ये बताना हम लोग को। तो पहले क्या करा? वैसा रिपोर्ट जिसमें विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, क्या चीज? शैक्षिक स्तर मतलब कितना पढ़ा लिखा है। शैक्षिक स्तर का मतलब क्या होता है? कितना पढ़ा लिखा है, कौन देश का लोग कितना पढ़ा लिखा है, ये बात हो गया इसमें। दूसरा नंबर क्या? स्वास्थ्य स्थिति, किस देश का लोग कितना स्वस्थ है। और तीसरा नंबर प्रति व्यक्ति आय, प्रत्येक आदमी कितना कितना कमाता है, यानी एक आदमी कितना कमाता है। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं अमेरिका लेते हैं, अमेरिका लेते हैं, और एगो पाकिस्तान लेते हैं। क्या लेते हैं? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान और अमेरिका के बारे में जरा सोचिए, थोड़ा देर के लिए दिमाग लगाइए। पाकिस्तान में अगर निकाला गया कि कितना शैक्षिक स्तर है, पढ़ा लिखा लोग है, तो पता चला कि वहाँ के लोग कम से कम जो है ना इंटर पास है, 12th पास है, कम से कम, मतलब एवरेज। कोनो मैट्रिक पास, कोनो इंटर पास, कोनो एमए पास, कोनो पीएचडी पास, एवरेज कितना है? इंटर पास है। अब पाकिस्तान में जो लोग हैं वो लोग क्या है, लगभग जो है एवरेज 8th पास है, 8वां पास है। ठीक है। दूसरी बात स्वास्थ्य की स्थिति, यहाँ के लोग जो है ना 365 दिन में 10 दिन बीमार पड़ते हैं। कितना बीमार पड़ते हैं? 10 दिन बीमार पड़ते हैं। और यहाँ के लोग 365 दिन में 20 दिन बीमार पड़ते हैं। ठीक है। यहाँ का प्रति व्यक्ति आय, एक आदमी कम से कम वहाँ पे 80 माने $800 कमा रहा है महीना में। कितना डॉलर कमा रहा है? $800। अब $800 को गुना कर दिया जाए कितना से? 80 से, तो 80 80 64 पर 2 0 6400 के महीना कमा रहा है मान ली। हालांकि हम कम करी, गड़बड़ा गया है ना, एक और जीरो होगा। चलिए 80 गुने 800 कितना आ गया? अरे 64,000 के महीना कमा रहा है। ठीक, अब ठीक है। यहाँ के जो प्रति व्यक्ति आया है वहाँ पे प्रति महीना कितना कमा रहा है, तो यहाँ पे सबको जब निकाला गया, जोड़ा गया, तो ये 7,000 के महीना कमा रहा है। अब बताइए किस देश का विकास कितना है? किसका HDI ज़्यादा है? अमेरिका का HDI ज़्यादा है। उसका शैक्षिक स्तर क्या है? हाई है। बीमार कम पड़ रहा है, स्वास्थ्य मतलब अच्छा है, तब बीमार कम पड़ रहा है। अब महीना कमा रहा है ज़्यादा, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, इसका प्रति व्यक्ति आय कम है, तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका का जो HDI है वो ज़्यादा है। क्या है? HDI कहते हैं HDR। क्या है? HDR क्या है? ज़्यादा है। और पाकिस्तान का HDR क्या है? कम है। हो गया, मानव विकास रिपोर्ट हो गया। ये क्या हो गया? मानव विकास रिपोर्ट। इस अगर ये हमको पता चल जाएगा तो हम बता सकते हैं कि कौन देश ज़्यादा धनी है, कौन देश ज़्यादा गरीब है। नहीं पता चलेगा। कोई कहेगा अरे अमेरिका के HDR जो है ना वो 6.5 है, मान लो बात कर रहे हैं, चाहे 1.2 है। कितना है? 1.2 है। और मतलब भारत का जो है ना HDR वो 0.5 है, तो 1.2 यानी कि 1 से ज़्यादा है, 0.5 यानी कि आधा से भी कम है। तो पाकिस्तान का खराब स्थिति है। पाकिस्तान गरीब देश हो गया वो, माने जिसका HDR ज़्यादा होगा वो देश ज़्यादा धनी मनी होगा। क्या? तो सिंपल सी बात है, समझने की बात हो ना, इससे हम लोग पूरा पता कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। अगला टॉपिक क्या है? आधारित संरचनाओं पर प्रकाश डालिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, आधारित संरचनाओं पर प्रकाश डालिए। क्या कर रहा है? आधारित संरचनाओं पर प्रकाश डाले। ये आधारित संरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी काम करते हैं ना, चाहे आप जीवन जीते हैं ना, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है। इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। किसके बिना नहीं चल सकता है? तो सबसे पहली बात क्या है कि बिजली के बिना आपका जीवन चलेगा क्या? बोलिए। आप कहिए कि बिना बिजली के हम जिंदा रह लेंगे। अब पहले कहते तो मान लेते, अब नहीं रह पाइएगा। जिंदा रह लीजिएगा मगर जानवर की स्थिति हो जाएगा इंसान का। नहीं, बिना बिजली के बहुत कुछ नहीं होगा। दूसरा, परिवहन, बिना गाड़ी घोड़ा के आप कहीं जिंदगी में बिता लीजिएगा, होगा? नहीं होगा। माने सड़क, आपको सड़क नहीं चाहिए,
आपको कोई सड़क नहीं, आप खेते खेते आइएगा पढ़ने साइकिल चला के, साइकिलों नहीं चाहिए आपको, ऐसा होगा जी? परिवहन में क्या आता है? यातायात के साधन आता है कि नहीं आता है? सड़क हो, रेल मार्ग हो, वायु मार्ग हो, उसमें जितने भी चलने वाला चीज़ें होते हैं, गाड़ी, रिक्शा, मोटरसाइकिल, बस, ये सब होता है। इसी के काम चलेगा? नहीं चलेगा। संचार, बिना कॉल कर ले, बिना व्हाट्सअप कर ले, बिना मैसेज कर ले काम चलेगा? नहीं चलेगा। बहुत सारा बिजनेस ठप हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर ऑनलाइन ही काम हो रहा है अभी, है ना। बैंकिंग, बैंक का काम, बिना बैंक के काम होगा आपका? नहीं होगा। स्कूल, बिना स्कूल के काम बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। कॉलेज, अस्पताल, बिना अस्पताल के इलाज करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। ये सब क्या है? ये सब क्या है? किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए सबसे आवश्यक चीजें हैं। इसके बिना हम जीवन यापन नहीं कर सकते हैं इस दुनिया में। आज से 200 साल पहले कर लेते थे इसके बिना। आज से 200 साल पहले बिजली भी नहीं था ठीक से, परिवहन भी ठीक ठाक नहीं था, बैलगाड़ी से तो काम चल जाता था। संचार तो था ही नहीं, ठप था। बैंक बिल्कुल नहीं था, स्कूल था ही नहीं, एक दो अपना आश्रम हुआ करता, गुरुजी जी पढ़ाया करते थे। कॉलेज नामे छोड़ दीजिए। अस्पताल, कहाँ अस्पताल? वैद्य जी हुआ करते थे, एक दो जड़ी बूटी देख के पिलाया करते थे लोग। समझ रहे बात को? ये सब 200 साल 300 साल पहले काम हो सकता था इसके बगैर। ये भी था मगर अलग अलग रूप में था। अब इसके बगैर जीवन जी लेना मतलब हम क्या कहें, क्या कहें, असंभव कह सकते हैं। अब हम न तो नामुमकिन कह लीजिए, असंभव नहीं कहिएगा। तो इतना तो है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। आधारित संरचना इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? आधारित संरचना। आधारित संरचना का मतलब है उन सुविधाओं से, कौन सुविधा तथा सेवाओं से जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं, जो देश में पैसा कमाने में सहायक होते हैं और जीवन जीने के लिए भी आवश्यक होते हैं। पैसा कमाने के लिए ही नहीं, जीवन जीने के लिए भी आवश्यक होते हैं। आज देख लीजिए, बिजली से पैसा कमाया जा रहा है, परिवहन से, संचार से, बैंकिंग से, स्कूल से, कॉलेज से, अस्पताल से पैसा भी कमाया जा रहा है और हमारे जीवन के लिए आवश्यक भी है। मूलभूत आवश्यकता है। क्या है? हमारी मूलभूत आवश्यकताएं भी होती है। ठीक है ना। तो क्या होता है? आधारित संरचना का मतलब होता है उन सुविधाओं से तथा सेवाओं से, सुविधा भी होनी चाहिए और सेवाएं भी होनी चाहिए, जिससे हमारा देश का विकास होता है और हमारे जीवन के लिए आवश्यक भी होता है। उसे क्या कहते हैं? आधारित संरचना। क्या कहते हैं? ये किसी भी देश में, जिस देश में ये सब है ज्यादा, वो देश उतना ही ज्यादा विकसित होगा, और जिस देश में ये सब कम रहेगा वो देश उतना ही कमजोर होगा, गरीब होगा, लाचार होगा। अच्छा बताइए, इंडिया अच्छा है, देश विकसित है कि पाकिस्तान? सब जानता है कि इंडिया ज़्यादा विकसित है ना। अच्छा, इंडिया ज़्यादा विकसित है कि नेपाल? इंडिया ज़्यादा विकसित है। तो इंडिया विकसित है तो स्कूल कैसे जानेंगे, कथी कैसे जानेंगे कि विकसित है? हम कहेंगे कि कमरौली ज़्यादा विकसित है कि हरकड़वा? कमरौली ज़्यादा विकसित है। क्यों? हरकड़वा विकसित नहीं है ना, मगर कमरौली इतना नहीं है। क्यों नहीं है? जितना कमरौली में बिजली होगा, जितना परिवहन होगा, जितना संचार होगा, जितना बैंकिंग होगा, जितना स्कूल होगा, जितना अस्पताल होगा, उतना उसमें होगा नहीं होगा। तो उतना नहीं है। तो ये अगर इससे ज़्यादा उसमें हो जाता तो वही विकसित हो जाएगा। परसौनी ज़्यादा विकसित है कि कमरौली? परसौनी में ज़्यादा चीज़ है। हालांकि देखा जाए तो ठीक है, कमरौली भी ठीक है, ज़्यादा नहीं कह सकते खराब है। कमरौली परसौनी दोनों पैरेलल में चल रहा है, ये सब है ना, पैरेलल चल रहा है। माने कैसे भी आप विकसित कैसे कहिएगा? मान लो आप नानी के नहीं गए या मामा के नहीं गए, अब वहाँ पे ज़्यादा विकसित है कि यहाँ पे, तो हम कहेंगे भैया पता करते रुक जाओ, वहाँ दुकान कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा। उस अस्पताल, यहाँ बगले में 2-3 अस्पताल है, वहाँ पर तो एक अस्पताल मिलवे नहीं करता, 3 किलोमीटर जाइए उधर है। अच्छा, वहाँ पे रेलवे लाइन नहीं है, सड़क टूटा फूटल है, मिट्टी वाला सब है, यहाँ पे पक्का है। तो एक बात करें, उससे हम ला लेते हैं, सड़क अच्छा है, बिजली अच्छा, लाइन बहुत लाइन कटल रहता है, यहाँ पे तो रहता है। तो उसी से हम दिमाग लगाते हैं कि भैया कौन ज़्यादा विकसित है और कौन कम विकसित है। ऐसा ये सब चीज़ों से ही देश का विकास होता है, आदमी का विकास होता है, इसी सब चीज़ों से। ये सब नहीं रहेगा तो देश का विकास भी नहीं होगा, आदमी का विकास भी नहीं होगा। अरे आदमी का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। कोई देश ऐसा है जो देश का विकास हो गया, आदमी का विकास नहीं हुआ है। मतलब वही बात हो गया कि घर में खूब पैसा आ रहा है, हम कंगाल है, ऐसा तो ही हो सकता है। जब घर में पैसा आएगा तो स्वाभाविक है आप रोज रहना, आपको चीज़ मिलेगा, खाने को, पहनने को, घूमने को, क्या। घर में पैसा कम आएगा तो आपको नहीं होगा। घर में पैसा आएगा ऑटोमेटिक आपको सब सुविधा बढ़ जाएगा। घर में पैसा कम आएगा तो ऑटोमेटिक सब सुविधा बढ़ जाएगा आपका, ऑटोमेटिक। कहने की बात थोड़ी ना है। घर में पैसा कमाई हो रहा है, पापा जी अपने मने नया नया कपड़ा खरीद लेंगे आपको। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना। अगला है आर्थिक संरचना से क्या समझते हैं, इनके कितने भाग में बांटा गया है। ठीक है ना, यही ना है।
अच्छा, अर्थव्यवस्था आर्थिक संरचना नहीं है, अर्थव्यवस्था की संरचना करा ना, ठीक है, तो बोलेगा आर्थिक संरचना, ठीक है, बात बराबर होगा। आर्थिक संरचना या अर्थव्यवस्था की संरचना, दोनों बात बराबर है। देखिए, अर्थव्यवस्था की संरचना या आर्थिक संरचना, दोनों चीज कह सकते हैं उसको आप। इसे क्या समझते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स जो है, जो हमारे जो आर्थिक संरचना है या अर्थव्यवस्था है, उसकी संरचना कैसी, बनावट कैसी है उसकी। देखिए, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब है विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। मतलब क्या कि किस क्षेत्र में क्या उत्पादन हो रहा है। देखिए, अर्थव्यवस्था का अलग अलग क्षेत्र है, उसमें अलग अलग चीज बन रहा है, ठीक है ना, उसी के उत्पादन से इसका मतलब है। अब देखिए क्या करा है, अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती हैं। माने पैसा कौड़ी कमाने के लिए एक तरह का काम नहीं किया जाता है, विभिन्न प्रकार के काम किए जाते हैं। बहुत तरह तरह का लोग दुनिया में इतना लोग काम कर रहा है, जो न सो काम कर रहा है। लेटिंग नहीं साफ कर रहा है क्या आदमी, लेटिंग भी साफ कर रहा है। लेटिंग के टंकी में घुस के साफ नहीं कर रहा है, वो कर रहा है। सड़क साफ नहीं कर रहा, वो कर रहा है। नाली साफ नहीं कर रहा, वो कर रहा है। नाली नहीं बना रहा, वो भी कर रहा है। हर एक अच्छा से अच्छा काम कौन कर रहा है, इंसान कर रहा है। हर एक बुरा से बुरा काम कौन कर रहा है, इंसान ही कर रहा है, नहीं कर रहा है। मतलब एक तरह का काम धरती पे नहीं हो रहा है। पैसा कमाने के लिए, आर्थिक चीजों की प्राप्ति के लिए तरह तरह के लोग काम कर रहे हैं, एक क्षेत्र नहीं है। जैसे कोई लोग खेती बाड़ी कर रहा है, कोई उद्योग लगा रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई बैंक खोले हुआ है, कोई बीमा कर रहा है, कोई परिवहन के लिए ऑटो चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, टमटम चला रहा है ना, कोई संचार के लिए अपना मोबाइल रिचार्ज कर रहा है, मोबाइल बना रहा है, मोबाइल बेच रहा है, टेलीविजन बेच रहा है, इंटरनेट बेच रहा है ना। इन क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने तौर पे बांटा गया है, 3। इन सब काम को 3 भाग में बांटा गया है। जितना भी काम है जो पैसा कमाने के लिए करते हैं, उसे 3 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में हम कल बताए भी थे आपको, ठीक है। पहला है क्या, प्राथमिक क्षेत्र। क्या है वो, प्राथमिक क्षेत्र। याद कर लीजिए, बहुत पूछता है प्राथमिक क्षेत्र से क्या समझते हैं, डायरेक्टली 2 नंबर में पूछना जाता है। तो क्या लिखेंगे, देखिए बारीकी से समझिएगा, नहीं आएगा एकदम क्लियरली पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूछने से कहीं कोताही नहीं होनी चाहिए। देखिए, कहा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में वैसे काम होते हैं जो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हो। इसमें क्या क्या आते हैं, खेती बाड़ी तो होबे करेगा, खेती बाड़ी में खेती बाड़ी तो होबे करेगा। दूसरी नंबर क्या होगा, पशुपालन भी होता है, मछली पालन भी होता है, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, लकड़ी काटते हैं, फूल काटते हैं, जंगल से चंदन की लकड़ी काट रहे हैं, या कोई भी लकड़ी को बेच रहे हैं, लकड़ी पेड़ को काट के उसका बोटा बेच रहे हैं। ये सब जो मैंने काम हो रहा है, ये जो खेती बाड़ी से ही संबंधित है, इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है ना। अब प्राथमिक क्षेत्र का मतलब खाली खेती बाड़ी नहीं होता है, खेती बाड़ी भी है। मेन क्या है, खेती बाड़ी। क्या है, खेती बाड़ी, माने कि खेती बाड़ी करना। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता हुआ, पहले खेती बाड़ी। खेती बाड़ी को क्या कहते हैं हम लोग, कृषि। क्या कहते हैं, कृषि। कृषि मेन काम है, मेन काम कृषि। उसके बाद क्या है, जानवरों को पाल लीजिए, पशुपालन हो गया, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, ये सब खेती बाड़ी से ही संबंधित न है। बकरी पालिएगा तो क्या खिलाइएगा, भूसा खिलाइएगा, अन्न खिलाइएगा, कौन खिलाइएगा, कहाँ से आएगा, खेती बाड़ी से आएगा, है कि नहीं। आप मछली पाल रहे हैं, मछली को दाना कहाँ से मिलेगा, मछली का दाना भी अन्न से ही बनता है ना। क्या मुर्गी का जो लैट्रिन उटिंग होता है उसको खिलाइए, है ना। नेक्स्ट, अभी तो नया सिस्टम निकल रहा है, क्या करता है लोग, तो ऊपर बनाया था मुर्गी फार्म, नीचे बनाया था तालाब, पता है, जाली वाला लगाया था, जाली वाला रहता है, मुर्गी सब रहता है। उसको दाना दे दीजिए, दाना कटोरी में छठी में मिलेगा उसको दाना, तो दाना खाएगा मुर्गी आराम से, लैट्रिन करेगा, लैट्रिन करेगा तो मछली खाएगा, मछली छोटा से बड़ा है, मुर्गी पालन हो रहा है, नीचे मछली पालन हो रहा है। नहीं समझे, मछली को दाना खिला, मुर्गी को दाना खिलाया, मुर्गी दाना खा के लैट्रिन किया, लैट्रिन खाया कौन, मछली, मछली भी पालन हो रहा है और मुर्गी भी पालन हो रहा है। डुअल सिस्टम चलता है सब। अभी पता है कि नहीं पता आपको। अभी क्या होता है कि अभी जैसे कि आम का जिसका बगीचा है और लीची का बगीचा है, उसमें क्या होता है, मधुमक्खी पालन। नहीं समझे, आम का पालन हो रहा है, मधुमक्खी का छत्ता लगा लेगा आराम से, ऊपर रस चूस के, आम मुजरायल है, लीची मुजरायल है, और में रस चूस के छत्ता लगा दिया, मधु बना दिया सब। अभी सब मधुमक्खी सब मधु बना रहा होगा, जितना भी होगा मधुमक्खी सब मधु बना रहा होगा, सब पेड़ पे खोता लगा होगा बिरनी का भी, और मधुमक्खी का ऐसा मधु बना लेगा। आम के समय में, आप लीची के समय में सब रस चूस के, हमको लगता है वही सब बर्बाद किया है। क्या कि वो देखिए इतना वो छत्ता लगा लिया मधुमक्खी के ऊपर लगा है,
इतना हुआ पहाड़ी मधुमक्खी। खिड़की बंद कर दी, खिड़की के जस्टे बगल में हम आराम से खोल के नहाते कर रहे थे, बगल का छाता भिड़ी करके 2 गोया फटाक फटाक 3 को काट लिया, फटाक दिया बंद किए, देह कलर गया था पूरा। बिरनी को देखिएगा अभी लाल लाल बिरनी है, एक जस्ट ऊपर है, ये खिड़की के जस्ट ऊपर वाला खिड़की में, बड़ी खतरनाक बनी है। 1.5 महीना से लगल है। हम बोला था वही से चूस लिया है पूरा आम के रस वास सब, और सब हाँ हाँ सही नहीं करे। आम का पेड़ जो मोड़ा है ना, तो वही में रस वास चूस लेता है बढ़िया से वो, और चूस के वही पीता है, और पीने के बाद वही लेट्रिन जमा करता है छाता में, वो मध कहते हैं। अब मध के बारे में एक बार जानकारी आई हमको प्राप्त हुआ है, कॉपी पर लिखा था वो देखें आज, ये मध का एक्सपायरी डेट नहीं होता है। पता है कि नहीं पता है? कौन ऐसा खाने वाला चीज़ है जिसका एक्सपायरी डेट है? ये नहीं है मध का एक्सपायरी डेट नहीं होता है, खराब हो नहीं करता। 20 साल रखे, 50 साल रखे, 100 साल रखी, नहीं खराब होगा वो। अजीब बात है ना। तो आप ऐसे पतंजलि का खरीदते हैं, डावा का खरीदते तो लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, तो डुप्लीकेट रहता है, मध नहीं रहता है वो। पतंजलि का हो चाहे डाबर का हो, सब मध खराब है। चेक करना है तो ठंडा में खरीद कर रख दिए, ठंडा में जम जाएगा, चीनी के पाक हो जाएगा वो, चीनी के पाक रहता है वो। रियल वाला मध कभी खराब हो भी नहीं करेगा। और उसका पहचान भी सिंपल होता है। मध को पहचानने के लिए क्या करते हैं, 1 गिलास पानी में रखते हैं मध को, मध जाके आराम से बैठ गई, जब मध ही लेकर रह गया तो पानी में नहीं घुले, एको बूंद पानी में नहीं घुलेगा, तो समझ आइए कि मध है। आज जो डुप्लीकेट रहेगा वो पानी में रखिएगा ना, थोड़ा देर रखिएगा, 10-15 मिनट के बाद सब घुल जाएगा पानी में, एकदम लाल से पियर से एकदम पूरा मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये सब पहचान है उसका। चलिए देखिए, अब मध खुद बिकाएगा, 1 महीने के बाद से मध बिकाना शुरू हो जाएगा। तो ये जो होता है, आप बताइए ये जो मधुमक्खी पालन क्या हो गया, किस प्राथमिक क्रियाकलाप हो गया। अच्छा, मछली पालन क्या हो गया, प्राथमिक क्रियाकलाप हो। ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप है। जंगल से जो भी फल फूल लकड़ी प्राप्त करते हैं वो सब क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि जंगल से लकड़ी प्राप्त करना कौन सा क्रियाकलाप है, पूछेगा कि प्राथमिक क्रियाकलाप में निम्नलिखित में कौन सा आता है, नीचे दे देगा वस्तुओं को बेचना, ट्यूशन पढ़ाना, बैंक चलाना, और लिखा जाएगा मुर्गी पालन। कौन सा होगा, मुर्गी पालन। समझ में आ रहा है बात ना। इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। दूसरा क्या है, द्वितीयक क्षेत्र। क्या हुआ, द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें उद्योग ज़्यादा, उद्योग वाला काम होता है। क्या होता है, उद्योग वाला। इसके अंतर्गत खनिज व्यवस्था, निर्माण कार्य, जनो उपयोगी वस्तुएं जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पाद भी आते हैं। मतलब कि जन उपयोगी वस्तु क्या होता है, जन माने क्या होता है, जन माने क्या होता है, लोग। जनोपयोगी माने जन का उपयोगी। जनोपयोगी कैसे बना है, जन प्लस उपयोगी। क्या बना है, जन प्लस उपयोगी से बना है जनोपयोगी। जन प्लस उपयोगी, उपयोगी मतलब क्या, लोगों को उपयोग में लाए जाने वाली वस्तु, लोगों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तु। क्या होता है, उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं। एक वर्ड का मीनिंग इतना रखा है, देखिए जन उपयोगी का मतलब इतना होता है। देखो जन उपयोगी लिखा, जन उपयोगी, इसका मतलब यह है लोगों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं। ठीक है ना, मतलब इसमें जो भी चीज हम उपयोग करते हैं उसको बनाया जाता है। क्या चीज उपयोग करते हैं हम लोग, अरे बोले डेस्क बेंच का उपयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, डेस्क का उपयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये जन के लिए उपयोगी वस्तु है। ठीक है ना, तो किसने बनाया इसको, जिसने भी बनाया, ये जो काम किया है वो बढ़ई का दुकान है, और ये बढ़ई लोग जो बनाए हैं उसका कौन सा काम हो गया, वो द्वितीयक क्षेत्र है। क्या हो गया, मिठाई बनाना, छैटी बिनना, स्वेटर बुनना, कोई वस्तु का निर्माण करना, उद्योग फैक्ट्री से उत्पादन करना, ये सब क्या है, द्वितीयक क्रियाकलाप। तीसरा क्या है, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वो सेवा क्षेत्र कहते हैं। पूछता है परीक्षा में, सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीयक क्षेत्र को, तृतीयक क्षेत्र को। तृतीयक क्षेत्र को याद करो। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। क्या, द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्षेत्र भी कहते हैं, भी कहते हैं, मतलब उसका दूसरा नाम ये भी है। तृतीय क्षेत्र का और क्या नाम है, सेवा क्षेत्र। याद रहेगा ना, पूछेंगे
एकदम अपडेट रहिएगा, एकदम तैयार रहिएगा। जो भी पढ़ा रहे हैं खटाखट पूछेंगे आपसे हम, हो सकता है कि आज ही पूछेंगे, इसे तैयार रहिएगा बताने के लिए। एकदम याद कर लिए, दिमाग में सेट रख लीजिएगा। जितना चीज़ बता रहे हैं सबका टेस्ट अभी ले लेंगे आपसे हम तुरंत। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, खेती बाड़ी ज़्यादा होता है, इसलिए कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र में ज़्यादातर उत्पादन होता है तो औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। और तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र, जिसमें सेवा किया जाता है। क्या सेवा करेगा, कौन सेवा करेगा भैया? बैंक आपको क्या कर रही है, सेवा दे रही है। बीमा कंपनी क्या कर रही है, सेवा दे रही है। परिवहन वाला, ऑटो वाला क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है। मोबाइल वाला कंपनी क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है। व्यापार करके कोई ला रहा है, खरीद के ला के आपको बेच रहा है, दे रहा है, क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। ट्यूशन पढ़ाने वाला क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। आपका बाल काटने वाला क्या कर रहा है, ये ना। पेज नंबर 6 पे हम लोग हैं। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है और तृतीय क्षेत्र क्या है। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या चीज शामिल है पूछेगा आप। परिवहन कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बीमा कौन सा क्षेत्र होता है, पूछे। बिस्कुट निर्माण कौन सा क्षेत्र, मकई उत्पादन, पॉपकॉर्न उत्पादन द्वितीय क्षेत्र। मकई बना रहे हैं, उपजा रहे हैं, मकई का पौधा लगा रहे, खेती की है तो प्राथमिक क्षेत्र। अब मकई को लेकर पॉपकॉर्न बना रहे हैं, क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्र। अब पॉपकॉर्न सेल कर रहे हैं, तृतीय क्षेत्र। सिंपल सी बात है, समझ गए। गाय पाले हैं, कौन क्षेत्र, मिठाई बना ली है, कौन क्षेत्र, होटल में फैक्ट्री खोले हुए हैं मिठाई बनाने का, और उसको सप्लाई कर रहे हैं विदेश में, सिंपल सी बात है। कोई भी चीज, बांस उपजा रहे हैं, कौन क्षेत्र, बांस का टोकरी बना रहे हैं, टोकरी को होलसेलर बेच रहे हैं, वो ले आकर बेच रहा है खुदरा में, तृतीय क्षेत्र चल रहा है, सेवा क्षेत्र हो रहा है कि नहीं है। तो इस तरह से होता है, समझ में आ गया, अंतर समझ में आया ना। इस समय एकदम याद रख लेना, सबका उदाहरण याद होना चाहिए, एकदम अभी याद कर लो, अभी पूछेंगे तुमसे हम। चलो अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है ये भी। आर्थिक विकास में और वृद्धि में क्या अंतर होता है। देखो दोनों चीज एक लगता है, आर्थिक विकास है और आर्थिक वृद्धि है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। देखो क्या है, आर्थिक विकास की आवश्यकता, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। विकास का मतलब परिवर्तन, क्या होना चाहिए, परिवर्तन। इससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होता है। जो भी काम हो रहा है अर्थव्यवस्था में, उसमें परिवर्तन होते जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक समय था कि टीचर लोग सिर्फ कोचिंग खोल के ही पढ़ा रहे थे, मगर आज बहुत ऐसे टीचर हैं जो एक बंद कमरा में अकेला पढ़ा रहे हैं, कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है और उससे लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक समय था कि लाखों बच्चे एक टीचर से पढ़ रहे थे एक साथ बैठ के, अब समय बदल गया है कुछ। अब एक टीचर लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं अलग अलग जगह पे एक साथ एक समय में, ऑनलाइन के माध्यम से। तो तरीका बदला कि नहीं बदला, तरीका बहुत बदल गया है और कोई गलत नहीं है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, कोई गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं टीचर लोग और बहुत मेहनत कर रहे हैं। और यही कारण है कि बिहार बोर्ड या बिहार में अभी जो टॉप किया है उसमें से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन वाले थे, ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन वाले थे। 60 से 70% बच्चा ऑनलाइन वाला था, 30% बच्चा ऑफलाइन वाला था। अब बताइए, अगर फायदा नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन कैसे जा रहा है। कहला 999 रुपया का कटा कर रिचार्ज कहला पड़ रहा है, मतलब पैसा कटा के पढ़ रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, समझ गए ना। जो टीचर सब पॉपुलर हो चुके हैं, पढ़ाते तो सब बढ़िया है, मगर जो टीचर पॉपुलर हो गए हैं उनका कंटेंट बिक रहा है। वहाँ पे लड़का जाके 199 रुपया में मैट्रिक की तैयारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बढ़िया है, खराब नहीं है। ऑनलाइन भी पढ़ रहा है, ऑफलाइन भी पढ़ रहा है, और ज़्यादा मेहनत कर रहा है। दिन में भी समय लगाता है ऑफलाइन में, और रात भर समय लगाता है ऑनलाइन में, सोता बहुत कम है वो, तो उसका विकास तो ज़्यादा होगा ही होगा, स्वाभाविक है। आज जो बच्चा खाली ऑफलाइन पढ़ ले रहा है, जैसे कोचिंग में आया है पढ़ लिया, घर जाकर सुतल है, तो उससे एक बच्चा वो है जो कोचिंग में भर दिन पढ़ रहा है, चाहे 2 घंटा 4 घंटा जितना भी कोचिंग में पढ़ाई होता है पढ़ता है, और वो पढ़ के होमवर्क भी बनाता है, जाके ऑनलाइन भी पढ़ता है। अब किसका विकास ज़्यादा हो बताइए। यही चीज़ आपको यहाँ भी पढ़ा है, वही चीज़ आपको वहाँ भी पढ़ता है, अब बताइए उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, स्वाभाविक ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी जैसे कि हम ये पढ़ा रहे हैं, अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया तो उनको क्या करना चाहिए, 1 घंटा समय फिर देना चाहिए, मोबाइल पर लगा के फिर सुनिए उसको,
रिलेशन कीजिएगा, ज़्यादा फायदा हो जाएगा आपको उसमें, है ना। अपने टीचर का समझ में आया तो अपने टीचर का, दूसरे टीचर का समझ में आया दूसरे टीचर का भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ समझ में आया वहाँ देखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो ये सब बहुत ज़्यादा पैसा बदलाव हो रहा है, ये सब बदलाव होते जा रहा है। आर्थिक क्रियाओं में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, ठीक है। तो ये विकास हो रहा है, क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, डेवलपमेंट है। ये सब विकास की प्रक्रिया की ओर है। ये आगे हाई लेवल का हो गया, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो हाई लेवल में हो गया। अब अगला क्या है, आर्थिक विकास की एक सर्व सामान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है, परंतु कुछ विद्वानों के द्वारा निम्न प्रकार से दी गई है। आर्थिक विकास का परिभाषा क्या दिया है, प्रोफेसर रोस्टोव जो है ना, वो क्या दिए हैं, क्या कहे हैं आर्थिक विकास के बारे में। आर्थिक विकास एक ओर श्रम शांति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। ये प्रोफेसर रोस्टोव जो है ना, वो बोले हुए थे, ये परिभाषा दिए थे। क्या दिए थे कि आर्थिक विकास क्या है, तो श्रम शांति में वृद्धि, मेहनत करने में शांति में बदलाव। अब आदमी बहुत शांति से कोई काम कर पा रहा है। अब मान लो ना, जैसे कि तुमको कपड़ा खरीदने जाना है कोलकाता, 10 लाख का कपड़ा खरीद कर लाना है, बेचना है, तुम व्यापारी है, 10 लाख रुपये जाने में कितना परेशानी होता होगा, बताओ तो तुम। रिस्क है कि नहीं है। तुमको 1 लाख रुपया धरा देकर जाओ सीतामढ़ी, वो आदमी को देगा ना, छोटा कोई, ठीक है, तो जान जाएगा कि कहाँ जाएगा, डुआ पर जाएगा, पकड़ के ले 1 लाख रुपया चलेगा, डुआ पर धकेल देगा। रिक्स है कि नहीं है, बोलो। 5 लाख रुपया दे दिए तुमको, जाओगे ना, भैया सर जी हम इतना लेकर नहीं जाएंगे, बस लगेगा हमको लूटिए लेगा। और तो 5 लाख रुपया लगेगा ना, मिठाई को सूंघ लेता है चीटी सब, मिठाई अभी यहाँ तो गिरा दो, चूटी को बुलाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक चूटी सब आ जाएगा, ऑटोमेटिक मक्खी ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसी प्रकार से जब तुम्हारे पास पैसा रहेगा, छोटा उचक्का ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आ जाएगा। वो उसका नजर बड़ा तेज होता है, उसे वही उचक्का के करने में रहता है, जिसके पास पैसा होगा, किधर से पैसा आ रहा है, किधर जा रहा है, पटाख देकर वो मार लेता है, लूट लेगा तुमको। तो रिक्स है कि नहीं रही है। आज कौन रिक्स है, कोई रिक्शे नहीं है। बैंक में एक फैसिलिटी खुल चुका है ऑनलाइन, खट से 10 लाइन 1 मिनट में नहीं लगता है, ट्रांसफर हो जाता है बैंक से वो बैंक में, 1 सेकेंड का काम है, बटन दबाए 10 लाख रुपया हमारे अकाउंट से अकाउंट में खटाक में पहुँच गया। कपड़ा लाने जाना पड़ेगा कोलकाता ना रे भाई, ऑर्डर व्हाट्सएप पे आ रहा है, कपड़ा का डिजाइन देखिए, मॉडल देखिए, क्वालिटी बताइए, साइज बताइए, वहाँ से ऑनलाइन लगा दीजिए, आपका कुरियर के द्वारा घरे पहुँच गया। दुकान पर जितना दुकान वाला सब है, कपड़ा लाने जाता है कहाँ, मोटी देखे कि कोई ढो के लेके आ रहा है बस में लाल के ना, ट्रांसपोर्ट से आता है उसका माल सब। तो व्यापार में श्रम में शांति हुआ कि नहीं हुआ। आप जो व्यापार कर रहे हैं, श्रम में शांति हुआ कि नहीं हुआ, शांति नहीं हो गया आपका, बहुत शांति हो गया। दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच में समझ, जनसंख्या का वृद्धि भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, और फिर भी लोग उसको क्या कर रहा है, मैनेज करते जा रहा है। ये सब क्या विकास हो रहा है, क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। दूसरा आदमी क्या कहे, प्रोफेसर मेयर साहब ने क्या कहा था, एवं बाल्डविन साहब ने क्या कहा था। प्रोफेसर एगो मेयर थे, एगो बाल्डविन थे, दोनों दोस्त थे। वो क्या बोले थे, उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकालीन में किसी व्यवस्था का वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। मतलब कि लंबे समय में देश का पैसा विकसित हो, पैसा में वृद्धि हो, तय समय के लिए नहीं। मान लिए आपके पास एक दिन 200 रुपया आया, कल होकर ख़त्म कर लिए, अगले दिन 500 रुपया ख़त्म कर लिए, चाहे एक दिन 1000 रुपया आया फिर वो ख़त्म कर लिए। और किसी के पास रोज़ 500 रुपया आ रहा है, अब बताइए, तो 500 रुपया रोज आ रहा है, तो दूसरा जमा कर रहा है। कोई लड़का जो है ना प्रतिदिन 500 रुपया जमा कर रहा है, ठीक है ना। और कोई बच्चा जो है एक दिन 2000 जमा कर देता है, फिर 2 महीने के बाद 100 रुपया जमा कर देता है, फिर अगले दिन 10,000 जमा कर देता है। कोई आदमी लगातार जमा करता है, किसका ज़्यादा 10 साल के बाद किसका ज़्यादा होगा। अरे लड़का काहे सो रहा है, पिटाई खाएगा, बड़ी माँ मारेंगे, आँख झपकी लिया पिटाई खा जाएगा, छड़ी से पिटाई करेगा। तो देखो, तो अब सोचने की बात है, कोई बच्चा गया घर पे, एक दिन में 10 घंटा पढ़ा, अगले दिन 2 घंटा पढ़ा, अगले दिन 12 घंटा पढ़ा, अगले दिन 1 घंटा पढ़ा, अगले दिन 4 घंटा पढ़ा, अगले दिन 16 घंटा पढ़ा। एक लड़का है जो प्रतिदिन 7-7 घंटा 8 घंटा पढ़ रहा है, किसका ज़्यादा विकास होगा। जो बच्चा रोज 7-7 घंटा पढ़ रहा है उसका ज़्यादा विकास होगा। वो कहेगा अरे भैया हम तो 12 घंटा पढ़े थे, अरे भैया 2 दिन 12 घंटा पढ़ रहा, अगला दिन 2 घंटा पढ़ने से याद ना हो वैसे आए। तो कहने का मतलब ये है कि ये विकास तब है जो दीर्घकालीन लंबे समय के बाद देश का आय तो आमदनी बढ़ जाए। मतलब काम ऐसा कर दो ना कि अभी भले घाटा में रहे मगर 10 साल के बाद नफा होता रहे। समझ रहे बात को कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है ऐसा बात। जियो कंपनी जानते हो, जियो सब आदमी जानता है, जियो के बारे में कौन नहीं जानता, जियो के सब आदमी जानता है।
जियो कंपनी जब आई थी, अब तुमको पता होगा कि 3G डाटा या 2G डाटा फ्री मिल रहा था उसमें, पता है कि नहीं पता है? 2 साल तक या 1.5 साल तक डाटा फ्री कर दिया था। सिम भी फ्री में लो जियो का, अब भर दिन नेट चलाओ फ्री में। 1.5 साल 2016 से 2017 के बीच में फ्री कर दिया पूरा। सिम भी फ्री में जियो का, और भर दिन नेट भी फ्री में, जितना चलाइए। अब आदमी सब भड़ा गया, सब आदमी खरीद लिया एंड्रॉयड सेट मोबाइल, सब बटन वाला छोड़ दिया, सबके हाथे हाथे चक्कर का मोबाइल आ गया, सब नेट में फेसबुक आईडी इंस्टाग्राम सब बनाना शुरू कर दिया। अब ओकरा लत पकड़ लिया, आदत पकड़ लिया, सब आदत पकड़ लिया। अब करा 199 का रिचार्ज, हाँ ठीक है। तो मैंने सिस्टम क्या किया कि आप रिचार्ज कराइएगा तो फ़ोन कर सकते हैं, नेट चला सकते हैं, नहीं रिचार्ज करिए तो फ़ोन आएगा, मगर आएगा, फ़ोन आता रहेगा, इनकमिंग चालू रहेगा आपका, आउट गोइंग बंद हो जाएगा, ठीक है। तो दिमाग लगाया क्या कि अब तो भयंकर रत पड़ गया इस सबको। अब ओकरा 3G दिया, 4G दिया, 4G दिया, तब सब आदमी 3G मोबाइल फेंक के 4G मोबाइल फटाफट खरीद लिया। अब 4G पर खूब धड़ाधड़ चला रहा है, एकदम धाए चला रहा है। छोटा देखा 4G मोबाइल सब बिका गए। मोबाइल कंपनी सब फ़ोन किया जियो के पास, ओ भैया हाँ 4G मोबाइल सब खत्म हो गया, अब 5G नया बन रही है मोबाइल। वो मोबाइल के भले 1 साल हो रही है, तो फिर कहेगा जियो वाला अरे तो अभी 1 साल पहले ना मोबाइल खरीद ली सब आदमी सब, क्या हो गया मोबाइल आदमी सबके पास पैसा बहुत है, माने 5G लॉन्च किया, अब 4G मोबाइल से बिकना बंद। आपके पास 4G मोबाइल है, बोले 2 महीना पहले खरीदे, 2 रुपये का खरीद ली 4G मोबाइल, तो टाइम में नेटवा भरावे के पड़े। जो 5G मोबाइल खरीदे तो अनलिमिटेड नेट, अनलिमिटेड डाटा, अब बताइए 4G मोबाइल कोई खरीदेगा? अब जो 2 महीना पहले खरीदा वो रख दिया, मतलब पेटी में दे दे उन्हें करेगा, भेज दिया, फिर नया 5G मोबाइल खरीद लिया वो, ताकि 5G में मोबाइल रहेगा तो डाटा फ्री रहेगा। 299 रुपया रिचार्ज, कितना रिचार्ज होता है ना। 4G मोबाइल में कराइएगा तो डाटा दे रहा है 2 GB हमको दे रहा है। आप 5G मोबाइल खरीद लेंगे उतने रिचार्ज कराएंगे, तब जितना मन है डाटा उतना यूज़ कीजिए, जितना GB यूज़ करना है। अब बताइए फिर लत लगा रहा है, 5G का लत लगा रहा है अब। अब फिर 4G मोबाइल, हमारा 4G मोबाइल है 2019 के खरीदल है, 2024 आ गया, कैसा हो गया, 5 साल मोबाइल हो गया इसका मोबाइल का। अभी हमारा मन करा है कि मोबाइल बेच देते हैं, क्या रख देते हैं, दूसरा मोबाइल 5G खरीद देते हैं वो। अब 5G मोबाइल खरीदेंगे तो खूब नेट रहेगा, तो खूब अपलोड करेंगे वीडियो, ठीक है ना। मैं कह रहे न रे भाई, कंपनी के फिर चाल होगा, फिर 1 साल का बदलेगा 6G कर देगा वो ठीक है, रह दे। तो 5G मोबाइल हम नहीं खरीद रहे हैं, समझ रहे बात को। ये सब प्लानिंग है, समझिए। तब आपको लूटा जा रहा है, लूटने का प्लानिंग बनाया रहा है कंपनी सब। अब आप बिना रिचार्ज के मोबाइल में रख सकते हैं। कोनो घर ऐसा है जना बिना रिचार्ज के चलता हुआ, देखता है कि घर में एगो आटा खाली है, आटा का डब्बा खाली है, रोटी नहीं, कोई बात नहीं, तला चावले खावे दोनों शाम, नेट का रिचार्ज करा के ले आओ पहले। नेट का रिचार्ज होना चाहिए, आटा बाद में आ जाएगा। और ट्यूशन फी छोड़ ना 2-3 महीना का देती बाद में, कौन टेंशन है, सर कौन मांगे वाला वो रह 2-3 महीना के बाद देता ही, सबसे पीछे ट्यूशन फी। सोचिए ऐसा स्थिति हो गया है। मोबाइल का रिचार्ज तो एट द पॉइंट खत्म हुआ कि छनमनी सबको चालू हो गया, हमारी ना है, हमारू काम ना हो रहा, हमारी काम ना हो रहा है, हमारी काम ना हो रहा है। अब बिना रिचार्ज करेला आपका मोबाइल डब्बा है, ही बिना पेट्रोल के गाड़ी, अब बिना ऑटो के सवारी, बिना सवारी के ऑटो, अब बिना मोबाइल के बिना डाटा के बिना आपका मोबाइल, सब बेकार है। कुछ डाटा का मोबाइल कैसे होता है जी, डब्बा है आपका, कुछ नहीं है उसमें, खाली कॉन्टेक्ट है। तो ये सब होता है, ये सब लगा दिया दिमाग। तो मेयर साहब बाल्डविन साहब ने क्या कहा कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जो दीर्घकालीन समय दे। अब बताइए जियो उस समय जिस समय फ्री दे रहा था डाटा बउआ, उस समय बहुत लॉस में जा रहा था, जियो फिर लॉस में जा रहा है अभी, पता है आपको, जियो भयंकर लॉस में जा रहा है अभी। 5G डाटा अनलिमिटेड दे रहा है। आप लोग से क्या कर रहा है, अपना घर में एगो 5G मोबाइल खरीद ले रहा है और उसी से व्हाट्सअप चालू कर के सब आदमी चला रहा है, TV CD सब धर मार ले एकदम खूब चला रहा है। 1,000 GB एक दिन खर्च कर रहा है, 2,000 GB खर्च कर रहा है। करा ना बउआ करा, तोरा लत लगावे आदत लगावे, धड़ाक से मारेगा एक बार गियर 6G रिचार्ज 5G रिचार्ज। अब तो लोगों के छते, अब तो हाथ पकड़ लिया TV देखने का, ये करने का, अब रिचार्ज कराएगा। अब कहेगा 1,000 का रिचार्ज 1 महीना का कराएगा। तो मैं हंसी लग रहा है ना, 1 महीना का रिचार्ज, 1 महीना देखिएगा, कुछ दिनों के बाद दिमाग खुलेगा, 1 महीना का रिचार्ज 1,000 रुपया होगा, कराएगा लोग। जमीन बेच के कराया चाहे किडनी बेच के कराया, मगर कराएगा। ये तरीका देखिए, 200-300 रुपया अभी रिचार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और सिस्टम क्या कर रहा है जियो, रिचार्ज नहीं कराइएगा तो फोन भी नहीं आएगा आपका। अब जाइए सिम में बेकार है, अब रिचार्ज कराइएगा कि नहीं कराइएगा। तो एक समय वो लॉस में जा रहा था, क्या हो रहा है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट मार रहा था। वो इतना प्रॉफिट कमा लिया, इतना वो लॉस कमाया था ना, 200 करोड़ मान लिया लॉस हो गया उसको, 200 करोड़ लॉस हो गया, कोई बात नहीं, जाने दो,
एक के बार 50-100 करोड़ रुपया आ गया, लो 500 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ मार दिया, रख दिया, डाल लग गया पैसा। फिर कहा 5 करोड़ फिर जाने दो, 10 करोड़ फिर जाए रही, फिर 500 करोड़ लूटेगा लोग का। प्लानिंग है तब ना दिन पर दिन आमदनी होना। एक दिन की कमाई कितना करोड़ रुपया है, एक दिन का कमाई, समझ रहे हैं। टक्कर लीजिएगा उस सबसे, अंबानी से, टाटा बिरला से टक्कर लेने वाला कोई है नहीं है। सरकार भी नहीं कुछ कर पाएगा उसके साथ, समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए, नाम सुनिएगा उसका, घड़ी सुनिएगा कहना ये 50 करोड़ का घड़ी है, 50 करोड़ का घड़ी पहन रहा है वो, 50 करोड़ का घड़ी पहन रहा है। बताइए, देखिए कि सोच के लगा इसका पैसा कितना लगा कि 50 करोड़ का घड़ी पहन रहा है, टाइम देखने के लिए, ऐसे शो के लिए। बताइए क्या जमाना आ गया, 50 करोड़ का घड़ी पहन रहा है। चलिए अच्छा देखिए, तो अर्थशास्त्री कहे कि विकास का मतलब क्या है, लंबे समय के बाद देश का विकास हो। इसी तरह से मेंडुसन नामक अर्थशास्त्री ने क्या बताया कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है, जबकि निर्धन देशों में बढ़ता हुआ आय का स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। जो धनी देश है माने उसका पैसा कौड़ी अथाह पड़ा हुआ है, जैसे अमेरिका है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब तो बेचारा डूबा हुआ है, दुबई सब पानी में डूबा हुआ है बेचारा, दुबई है, सऊदी माने है ना, अरब, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, नॉर्वे हो गया, ये सब देश का विकास है। नॉर्वे का विकास सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा HDI किसका है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसका ज़्यादा HDI है, नॉर्वे का। नॉर्वे देश का सबसे ऊपर में है, सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है। बताइए अमेरिका का, जापान का, चाइना का, ऐसा का विकास कितना अंदर भाग गया, धड़धड़ा के भाग रहा है, धड़धड़ा के। उस देश में पैसा का आमदनी होगा तो वृद्धि हो रहा है कि विकास हो रहा है, बताइए वृद्धि हो रहा है, समझ रहे हैं। जैसे कि तुम्हारे पास पैसा चाहिए, तुम्हारा 1 महीना का खर्च है तुम्हारे घर का 1 लाख रुपया, चाहे मान लो 10,000 रुपया, चलो तुम्हारे घर का खर्च कितना हुआ 10,000 रुपया, 1 महीना में कितना खर्च होता है 10,000 रुपया खर्च होता है, आराम से जिंदगी बिता लेते हो तुम लोग। चलो तो हाई फाई खर्च करते हो तो 20,000 रुपया खर्च होता है तुम्हारा महीना में, ठीक है। और तुम्हारा आमदनी है 2 लाख रुपया का महीना, ठीक है, 2 लाख महीना कमा रहा हो। बताओ तुम तो तुम्हारा पैसा बच रहा है कि गड़बड़ चल रहा है, इसके बताओ। 20,000 रुपया खर्च हो रहा है और कमाई के तुम्हारा 2 लाख रुपया कमाई हो रहा है। अब बताइए 1,80,000 रुपया तो सेविंग में जा रहा है हर महीने महीने, वही में एक और बेटा का नौकरी लग गया, एगो बहनों को नौकरी लग गया, 4 लाख की आमदनी फिर बढ़ गया। अब बताइए अब क्या हो रहा है, आपका वृद्धि हो रहा है कि विकास, वृद्धि हो गया आपका। विकास का मतलब क्या हुआ, विकास का मतलब क्या है कि हमारा खर्चा है 20,000 का, 10,000 का खर्चा है महीना में, कमाई हो रहा है 8,000, 7,000, 12,000, 8,000, 7,000, 12,000, 20,000। अब बताइए 15,000, 20,000 रुपया कमा रहे हैं, 10,000 रुपया, 12,000 रुपया आपका खर्चे चल जा रहा है, बचा 2-3,000 रुपया। आप गरीब बन रहे हैं कि अमीर बन रहे हैं, सो बताइए। गरीब बन रहे हैं आप, अमीर कैसे बन रहे हैं आप। कहे ना पहले तो ना बचत रही, 2,000 रुपया महीना में बचे रे भैया, तो 2,000 बचे तो 2 लाख महीना, तू गरीब ना हो गया। गरीब अमीर क्या होता है, गरीब अमीर एक चीज़ होता है कि आप देखने का चीज़ होता है। आपका खपड़ा का घर है, बगल में मिट्टी का घर है, तो आप अमीर है क्या। और ये बगल में वो छत के घर मकान बन गया तो आप गरीब हो गए उससे, और बगल में 2 मंजिला हो गया वो आप और गरीब हो गए, और कार खरीदा गया तो आप और गरीब हो गए। आपका कार है स्कॉर्पियो, बगल में हम खरीद लिए कथी, मर्सिडीज खरीद लीजिए, रेंज रोवर खरीद लीजिए, क्या हो गया, आप गरीब हो गए। नहीं, आप अच्छा खासा स्कॉर्पियो में घूम रहे थे, खूब दे फुल के बैग हैं, हम धनी मनी आदमी हैं, हम तुरंत खरीद के ले आए 2 करोड़ का कार, बस आप हो गए गरीब 2 मिनट में, ना हो गए। बोलिए कि नहीं, बोलिए सही है कि गलत है। आपके पास एक नया साइकिल खरीदाया, कौन, सिंपल साइकिल, बड़ा खुश थे आप, अब बगल वाला दोस्त को खरीदाएगा रेंजर, ले हो गया गरीब तू नहीं हो गया। सिंपल सा बात है, अमीर गरीब एक देखने का चीज़ होता है ना बुआ। तो देश में क्या हो रहा है कि इसमें कह रहा है क्या कि इसमें अगर जितना जरूरी है उतने पैसा आ गया तो हमारा विकास हो रहा है, उतने पैसा के लिए हम संघर्ष करते हैं, विकास हो रहा है। आज जब पैसा जितना आना चाहिए उतना हो गया है, उससे ज़्यादा आ रहा है तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है ना। जैसे तुमको 400 नंबर ही चाहिए और 400 नंबर तुम मैट्रिक का पूरा तैयारी कर चुका है, कर लिया, तो अभी नहीं 400 कुछ एगो लड़का है ए जो 400 नंबर के लिए ही पढ़ रहा है, 400 कैसे कहे भगवान हमको 400 नंबर आ जाए, है भगवान हमको 400 नंबर आ जाए, ठीक है, और हम 80% मार्क्स ले लें, ठीक है। एक बच्चा क्या है जो 400 नंबर की तैयारी कर चुका है, अब कह रहा है कि भैया हमको चाहिए 490, 495 ये चाहिए, इसके लिए संघर्ष कर रहा है।
तो इसका तो ऑलरेडी टारगेट एगो मीडियम टारगेट से बाहर चल जा चुका है और ये वृद्धि हो रहा है, इसका करा वृद्धि हो रहा है। चाहे मान लो जिला टॉपर हो रहा है, मान लो 481 पे टॉपर हो रहा है, मान लीजिए स्टेट टॉपर हो रहा है, ठीक है 481 पे, और आप इतना पूरा कर चुके हैं, इसके बाद तैयारी कर रहे हैं, तो आपका वृद्धि हो रहा है कि विकास हो रहा है? वृद्धि हो रहा है कि विकास? वृद्धि हो रहा है। आप अभी 300 की संघर्ष करें कि भगवान किसी तरह से फर्स्ट डिवीजन आ जाए, तो क्या रहा आपका आप रोज देखो वो नंबर सीखते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं, तो आपका वृद्धि हो रहा है कि विकास? आपका विकास हो रहा है। 300 नंबर के लिए ही संघर्ष करें, आपका विकास हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है। वृद्धि तो उसका हो रहा है जो 480 की तैयारी कर चुका है और तैयारी कर रहा है कि एको नंबर हमारा कटे नहीं, उसके लिए तैयारी कर रहा है, उसका वृद्धि हो रहा है। समझ में आ गया? समझ में कि नहीं? एकदम क्लियर बात समझ में आना चाहिए सब। चलो नेक्स्ट। अरे वृद्धि हो गया, विकास हो गया, ग्रो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? आर्थिक विकास के माप के कुछ सूचकांकों को द्वारा व्यक्त कीजिए। देखो बुआ, किसी भी आदमी का विकास कितना हुआ है, क्या इसका कोई थर्मामीटर है? बोलो, तुमको कितना बुखार हुआ है उसका तो थर्मामीटर है, कांच में लगाएंगे, 2 मिनट के बाद निकालेंगे, देखेंगे भैया इतना फ़ारेनहाइट तोरा टेम्परेचर है, हो गया। आदमी के तापमान को मापने का टेम्परेचर है, थर्मामीटर नापने के लिए है। मगर आदमी कितना धनी मनी उसको नापने के लिए क्या है? उसका कुछ होना चाहिए ना मात्रा, तो उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन चीज़ है जिसे हम मापे कि वो ज़्यादा धनी है, कम धनी है, ये सबसे ज़्यादा धनी है, वो थोड़ा कम धनी है, उसे कम धनी है, उसे कम धनी है, ये सबसे कम धनी है, कैसे पता कर पाएंगे? तो उसका कुछ तरीका है। तो पहला तरीका क्या है? राष्ट्रीय आय। क्या है बुआ? दूसरा तरीका क्या है? प्रति व्यक्ति आय। क्या हुआ? प्रति व्यक्ति आय। ये 2 तरीका से हम लोग पता कर पाएंगे कि कौन ज़्यादा धनी है, कौन ज़्यादा गरीब है। ठीक है? क्या खिड़की बंद कर दो बुआ? देख करता बोला। देखिए बुआ, तो कोई देश कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, इसको पता करने के लिए, या कोई भी देश का व्यक्ति कितना अमीर है कितना गरीब पता करने के लिए 2 थर्मामीटर हम लोग उपयोग कर रहे हैं, 2 चीज़ों का। एक राष्ट्रीय आय, दूसरा क्या है? प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है? किसी देश में एक वर्ष के अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। एक देश है, जैसे हमारा देश कौन है? भारत। एक साल में तक कितना तारीख से भैया? तो 31 मार्च को क्या बनता है? रिपोर्ट बनता है। किसी भी देश का आय का रिपोर्ट कब होता है? 31 मार्च को। मार्च क्लोजिंग सुने हैं आप लोग? मार्च क्लोजिंग होता है, माने 31 मार्च को सब हिसाब किताब बराबर हो जाता है साल भर का। मतलब 31 मार्च तक जितना हिसाब किताब बकाया चुकाया था सब बराबर होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? 31 मार्च को कभी बैंक खुला नहीं रहेगा। 31 मार्च से क्या? 31 मार्च से पहले 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद भी बैंक बंद रहेगा, 4-5 दिन के लिए बंद रहता है बैंक। क्या होता है उसमें? राष्ट्रीय आय की गणना होती है। मतलब एक साल में माने चलो 2025 तो हमको समझ में नहीं आएगा, अभी कौन चल रहा है? 2024 चल रहा है ना। 2024 में कितना सामान बना है, कितना सामान बना है, माने कितना रुपया के सामान बना है। मान लो कि 5,000 कार बना है, तो 5,000 कार का दाम हो गया मान लो $5,000 कुछ, माने मैं वो बता रहा, हमको अनुमान नहीं लगाएंगे, अब दिमाग नहीं लगाएंगे ज़्यादा। इतना कार बना है, इतना मोटरसाइकिल बना है, इतना साइकिल बना है, इतना पेन बना है, इतना कॉपी बना है, इतना तेल बना है, इतना शैम्पू बना है, इतना साबुन बना है, इतना कपड़ा बना है, इतना ये बना है। सब कुछ बनने का जितना पैसा हुआ वो सब पैसा को जोड़ देंगे एक साल के लिए, तो क्या कहलाएगा? देश का आय कितना हुआ? तो इतना हुआ। अब कहिएगा आप, सर कौन कितना जाता है सरकार कैसे जानेगा? कैसे बात करते हैं? कितना मोटरसाइकिल बनता है, कितना कार बनता है, कितना साइकिल बनता है, सबका GST बिल होता है। एक भी सामान लेने से न हो जाएगा, लेने के देनी पड़ जाएगा दुकानदार को, फैक्ट्री बंद हो जाएगा उसका। समझ गए? सरकार के पास सारा रिपोर्ट रहता है। क्यों? अरे कुछ आप बनाइएगा तो सोनवा कहीं से खरीदिएगा तभी ना बनाइएगा। हम कार के कंपनी खोले हुए हैं, हम हैं होंडा कंपनी है चाहे हीरो कंपनी है, मोटरसाइकिल बनाते हैं। तो मोटरसाइकिल बनाने के लिए क्या चाहिए? लोहा चाहिए ना, लोहा का सामान। वो सामान कहाँ से आता है? लोहा कहाँ से आता है? फैक्ट्री से आता है। फैक्ट्री किसका निगरानी में है? सरकार की निगरानी में। इतना लोहा गया था, इतना सामान बनाया था, सामान ये बनाया था, सामान ये बनाया था, सामान ये बनाया, इतना सामान गया था, इतना मोटरसाइकिल तैयार होगा उससे, इतना मोटरसाइकिल बन गया। तो हर एक चीज़ का गणना होता है बुआ, साल में एक बार गणना होता है, जिसको कहते हैं बजट। क्या कहते हैं बुआ? बजट। आप सुने हैं ना, बजट, सरकार बजट पेश कर रही है। तो हर 31 मार्च को सरकार का बजट पेश होता है
कि सरकारी राष्ट्रीय आय कितना है। और हर 31 मार्च को पता चलता है हमको कि हम कितना अमीर बने हैं और कितना गरीब बने हैं। वो 31 मार्च को ही पता चलता है हम लोगों को, क्योंकि 31 मार्च को हमारे भारत में बजट पेश की जाती है, राष्ट्रीय बजट। उसमें पता चलता है कि राष्ट्रीय आय कितना है, ठीक है ना, कि एक साल में एक देश का कमाई कितना हुआ है, देश में जितना लोग है, जितना फैक्ट्री है, कितना सामान उत्पादन किया, कितना बनाया है, कितना पैसा की आमदनी हुआ है, यही कहलाता है क्या हुआ, राष्ट्रीय आय। कोई दिक्कत? अब क्या कहलाता है, हाँ, राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। मतलब बहुत अच्छा है। अगर किसी देश का राष्ट्रीय आय मान लो है 5,000 अरब डॉलर है मान लेते हैं, और किसी का है 10,000 अरब डॉलर, तो स्वाभाविक है ज़्यादा राष्ट्रीय आय, ज़्यादा धनी होगा देश, ज़्यादा फायदा हो। जिस देश में ज़्यादा उत्पादन हुआ है ज़्यादा धनी हो गया, नहीं हो गया। अच्छा, अब प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय को जब देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। यानी प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या हो गया, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। बात को समझिए। इसको समझने के लिए आपको देश को समझाना बड़ा मुश्किल है, आपको हम समझाते हैं, देश को ही समझाते हैं। चलिए, देश के साथ परिवार में समझ लीजिए, परिवार में समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। मान लो आपका एक परिवार है, मानो क्या है ही, परिवार में सदस्य है, ठीक है ना। जैसे हम वो खड़ा करवाते हैं और वो बुलवाते हैं। चलिए आप बताइए अमीश, आपके घर में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, मम्मी पापा, एगो आप, 3, 2 बहन, 5 आदमी हैं। 5 आदमी, ध्यान लीजिएगा इसका, 5 आदमी हैं। 5 आदमी में कौन कौन कमाते हैं? एक आदमी, एक ही आदमी कमाते हैं, पापा जी कमाते। चलिए, आपकी बहन नहीं कमाती है, दोनों सिस्टर नहीं कमाती हैं, आप भी नहीं कमाते हैं, माँ भी नहीं कमाती है, पापा भी नहीं कमाते, मतलब मम्मी पापा तो कमेबे करते हैं, कतनों को जगह कमेबे करते हैं। चलिए, पापा जी आपका कमा लेते हैं, वो हम अनुमान लगा रहे हैं कि पापा जी आपके 15,000 के महीना कमा रहे हैं, ठीक है, अनुमान लगा रहे हैं आपको एगो मोटा मोटी तौर पे, ठीक है। आपकी मम्मी जो है ना घर का काम उम करती है, तो वो भी पैसा का बचत ही हुआ। मान लिया आपकी मम्मी खाना नहीं बनाएगी तो नौकरानी खाना बनाने आएगी, तो पैसा लेगी कि नहीं लेगी? तो आपकी मम्मी भी कमाती है मगर दिखाई नहीं दे रहा है, वो कम से कम 10,000 का बचत कर रही है आपका, वो आपको बुझा नहीं रहा है। 10,000 की मम्मी भी महीना कमा रही है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मम्मी को हटा दीजिए, सारा काम करवाइए किसी नौकरानी से, तो समझ में आएगा 10,000 खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मम्मी का कमाई बुझाता नहीं है क्या? हाँ। आपकी बहन नहीं कमा रही, चलिए मान लेते हैं आप नहीं कमा रहे हैं, बहन नहीं कमा रहे, ये नहीं कमा रहे, ये मान सकते हैं। तो कितना कमाई हुआ बुआ? 25,000 के महीना आपके घर में कमाई हो रहा है, ठीक है। अब 25,000 कमाई हो रहा है, कै गो आदमी है? 5 गो आदमी, तो 25,000 में 5 से भाग दीजिए, कितना आ गया? 5,000। अब आपसे कोई पूछेगा कि आपके घर में लोग कितना कमाते हैं तो क्या कहिएगा? 5,000। नहीं हो गया? तो कैसे? तो पापा जी तो 15,000 का महीना कमाते हैं, तो 15,000 का कमाते हैं, 3 को बैठो नहीं है, 3 को यहाँ है खाली है 0-0। तो आप पूछे आपके परिवार में लोग कितना कमाते हैं, प्रति व्यक्ति आय कितना, मतलब एक आदमी कितना कमा रहे हैं? तो एक आदमी कितना कमा रहे हैं, तो सबको हम जितना आमदनी हुआ 15,000 रुपये में पापा कमा रहे हैं, 10,000 रुपये मेरी मम्मी कमा रही है, जो क्या है 25,000 रुपया। 5 वो आदमी है, 5 से डिवाइड कर दिए तो 5,000 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? तो 5,000 रुपया कमा रहे हैं, 5,000 रुपया ये कमा रही है, 5,000 ये कमा रही है, अब 5,000 ये कमा रही है, 5,000 ये भी कमा रही है, और 5,000 ये भी कमा रहे हैं। हो गया 5, 10, 15, 20, 25। आए समझ में? बैठ जाओ। तो अब जो टोटल जो पैसा कमाए, कितना कमाया गया बुआ? 25,000। ये राष्ट्रीय आय हो गया, मतलब देश का आय हो गया, राष्ट्रीय आय। और कै गो आदमी है? तो 5 गो आदमी है, भाग दे दिए, क्या आ गया बुआ? 5,000। ये क्या आ गया? प्रति व्यक्ति आय। तो ये परिवार में बताएं, उसी तरह देश में अप्लाई कर लो। देश में कमाई कितना हुआ है एक साल में? तो पता चला कि मतलब कितना जनसंख्या हुआ? 125 करोड़, 150 करोड़ है, 150 करोड़। चलिए, हाँ, तो देश में कितना कमाई हुआ है? तो पता चला क्या? इतना करोड़ रुपया राष्ट्रीय आय हुआ। कितना हुआ भारत की कमाई? भैया है काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 30 लाख, 30 लाख करोड़ रुपया कमाई हुआ है भारत का। कितना कमाई हुआ? 2024 में, हम अपना फेक को बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है ना।
कितना कमाई हुआ है? 30 लाख करोड़ रुपया कमाई हुआ है पूरा भारत का। पूरे भारत की बात हो रहा है, एक आदमी का कमाई नहीं है, हुआ पूरा भारत का कमाई हुआ। ठीक है, अब कितना जनसंख्या है? तो 150 करोड़। कितना आ गया? 150 करोड़। भाग दे दिए, 0 से 0 31, 15 दूना 30, 2 1 2 3 0। कितना है हुआ? 2000 ना होगा? 0 होगा। देखो तो 1 2 हटा देते, पहले रुक जाओ। और 0 से 0 काट दिए। अब 15 दूना 2 आ गया, क्या जो बचा है? 2 4 0, 1 2 3 4 0। हाँ, 20,000 रुपया। यानी कि भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया? 20,000 रुपया। राष्ट्रीय आय कितना है बुआ? राष्ट्रीय आय कितना है बताओ? राष्ट्रीय आय 30 लाख करोड़। अब प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया? तब राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिए तो कितना आ गया? 20,000। मतलब क्या हुआ कि 2023 में या 2024 में भारत की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय जो है वो 20,000 रुपया है। ठीक हो गया, बात में समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? एक आदमी कितना कमाता है भारत में? तो 20,000 रुपया। एगो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं बउआ, सच वाला नहीं बता रहे। सच वाला देखना पड़ेगा नेट पर कितना हुआ है राष्ट्रीय आय। हम निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, नेट पर देखते हैं अभी मेरा देश का कितना राष्ट्रीय आय है। इस बार बजट पेश हुआ ना, 31 मार्च तो बीतवे किया है, अप्रैल आया तब ना, अप्रैल आया है। 33 मार्च को देखते कि कितना बजट, कितना राष्ट्रीय आय था, और 150 करोड़ से भाग दिए तो निकल जाता है कि कितना कमाया है लोग। आप कहें सर जी 20,000 रुपया आ रहा है महीना में, तो हम तो 1 रुपया नहीं कमा रहे हैं। हमारा छोटका भाई तो अभी दूधे पी रहा है हमारा भतीजा से अभी गुरु की रहा है, उसे कहाँ कमा रहा है? अरे बउआ तू ना कमाई बारे आए। 1 करोड़ जितना आदमी कमाता है उतना तो अकेले वो आदमी कमा रहा है, इसे ना हो गई एवरेज ना बता, एवरेज औसत हो गई। अब तुम लोग एवरेज तो समझ भी करता है, इतना बाबू वक्त तो नहीं है कि एक ओवर में क्या गेंद हो रही बुआ? चलो 1 ओवर में 6 गेंद हो रही। ठीक है, ठीक चलो चलो 10 ओवर खेला है, एगो प्लेयर क्या किया है? 10 ओवर खेला है। कितने ओवर? 10 ओवर खेला है। चलो 5 ही ओवर खेला, चलो ले लेते हैं 3 4 5 ओवर में एक पहला ओवर जो गया मेडन ओवर। कितना गया? मेडन ओवर मारा क्या? 1 रन नहीं मारा है। अगला में मारा है 12 रन। ठीक है, एगो छक्का एगो चौवा है, फिर एगो चौवा मार दिया। ठीक है ना, 14 रन हो गया। चलो इसी भी अगला में मार दिया 12 रन, 2 छक्का, अगला में 2 रन, अगला में फिर मेडन। ठीक है, हो गया। अब कहेंगे कितना के रन रेट है बता, क्या बताएगा तू? है सब भाग का 12 कितना हो गए? 24 2 26, 26 बटा 5 कितना? 26 बटा 5, यानी 26 हुआ टोटल। 26 रन बटा 5 गो ओवर है। कहेंगे भैया 50 25 5 के एवरेज हो, 5.1 5 के एवरेज हो, मैंने 1 ओवर में 5 रन मार रहा है क्या? अरे बेवकूफ, तो ये एवरेज ना हो, एवरेज मतलब क्या? ये 0 कमा रहा है, 0 रन मारा है, इसमें 0 रन मारा मगर 12 मार के 2 मारा है, तो एवरेज कितना क्या? 5 के रन रेट चल रहा है, लगभग 5 के रन रेट चल रहा है। तो कोई दोस्त पूछा रहे दोस्त कैसे चल रहा है स्थिति? क्या कोई 5 का रन रेट चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया वाला का जो था ना वो तो 6 का रन रेट चल रहा था, एक का 5 का रन, हार जाएगा मैच। तभी धोनी आ गया धोनी या फिर ठीक है ना। एक बात करे है, अभी IPL चल रहा है ना जी, चलिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ? इससे दिमाग में सेट कर लिए, राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या। कुल आय बटा कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटा राष्ट्र की जनसंख्या। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बहुत बढ़िया मौका मिला है आज पढ़ने का हम लोगों को। पानी उनी पियेंगे, थोड़ा देर में रुक जाइए, अभी 2 बजे शुरू करेंगे। आए ये बहुत हल्का हो जाएगा, बहुत हल्का हो जाएगा। देखिए बताने में बहुत हल्का होगा ये। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? बहुत बड़ा मुद्दा है बउआ। बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है, काहे लगी? की कारण है कि बिहार पिछड़ा रह गया? तो बिहार के पिछड़ापन का बहुत सारा कारण है। सबसे पहला का निम्नलिखित कारण है। पहला कारण कृषि पर निर्भरता। बिहार में ज्यादातर लोग खेती के पीछे पड़ल है। खेती में कितना इनकम होता बुआ? खेती के पीछे पड़ल वाला है ना, तो खेती के कारण से पिछड़ गया देश, राज्य। अगला क्या है? औद्योगिक पिछड़ेपन।
बिहार में उद्योग के नाम पे कुछ है ही नहीं है, कुछों का उद्योग ही नहीं है यहाँ पे उद्योग के नाम पे कुछो नहीं है। वो चीनी उद्योग था वो सब बंद है, तो पिछड़ा हो गया। तीसरा नंबर, बाढ़ एवं सूखा। बिहार के दो भाग, एक उत्तरी भाग है, दूसरा दक्षिणी भाग। बिहार जो है ये राज्य है, इसके तो अभी हम लोग देखें क्या बिहार पिछड़ा क्या है, उसका कारण क्या है, माने बिहार के पिछड़ेपन के कारण को पढ़े। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि बिहार के जो पिछड़ेपन है उसको कैसे खत्म करें, कैसे दूर करें, माने बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। सबसे पहला उपाय है कृषि में तेजी से विकास। बिहार में जो खेती बाड़ी हो रही है उसका विकास किया जाए, मतलब तरीका बदला जाए खेती करने का, मतलब अच्छे अच्छे हाइब्रिड पौधा लगाया जाए ताकि फसल का उत्पादन ज़्यादा हो, किसानों का मुनाफा ज़्यादा हो, ताकि किसानों की आमदनी बढ़े, जिससे किसान खुशहाल बनेगा और देश राज्य धनी बन जाएगा। ये तरीका है। अच्छा बीज हो, पानी का उपाय हो, पानी अच्छा से पड़ जाए उसमें, है ना, वो सब व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा क्या है, आधारिक संरचनाओं का विकास। आधारिक संरचना जो है उसका विकास हो, मतलब क्या, बिजली अच्छा हो, बिजली की व्यवस्था हो, अस्पताल की व्यवस्था हो, विद्यालय की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, ये सब व्यवस्था अच्छा हो जाए तो क्या होगा, आधारिक संरचना का विकास हो जाएगा, है ना। तीसरा क्या है, सड़क व्यवस्था में सुधार। सड़क वही आधारिक संरचना के अंतर्गत ही आ जाएगा। सड़क जितना अच्छा बनेगा उतने ही ज़्यादा परिवहन होगा, उतने ही सस्ता परिवहन होगा, उतने अच्छा से परिवहन होगा, सामान सस्ता मिलेगा। जैसे ट्रेन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, मालगाड़ी से सामान आएगा तो सामान का रेट घट जाएगा, सीवर के सामान का जो रेट है वो घट जाएगा, ऑटोमेटिक घट जाएगा। रेल के आ जाने से सामान का रेट घट जाएगा, बढ़िया, और जमीन का रेट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाया जाए। बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो इतना खराब है कि पढ़ लिख के सबको बनाइए बेरोजगार। कुछ देखिए, सबको सरकारी नौकरी नहीं हो सकता है, ये बात तो जान लीजिए। मतलब क्या, सरकारी नौकरी हो रहा है 2% लोगों को, मतलब 100 में से 2 आदमी को सरकारी नौकरी हो सकता है, ठीक है। 98 लोग तो बेरोजगार हो जाएगा। यहाँ पे लोग समझता है पढ़ाई लिखाई का मतलब नौकरी, पढ़ाई लिखाई हो तो नौकरी हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है लोगों में विकास, सोचने की क्षमता में वृद्धि, और कुछ हुनर सीखा जाए उसमें। तो आजकल आपके सोचने के विकास में वृद्धि हो जाता है, मगर हुनर को सिखाता है, पढ़ाई में कोई हुनर सिखा रहा है, नहीं सिखा रहा है। आर्मी भाई सब सरकारी नौकरी सबको थोड़ी नहीं मिलेगा, 100 में से 2 आदमी को नहीं मिलेगा, कौन 2 आदमी को मिलेगा, है कि नहीं है। जैसे इतना बच्चा पढ़ते हैं, मान लो 50 को मैट्रिक का बच्चा हो, उसमें से 1 आदमी को नौकरी मिलेगा सरकारी, सबको नहीं मिलेगा। तो बाकी के लिए क्या सोचे हैं, तो बाकी कुछ कुछ कर लेगा। तो यही बिहार की सबसे बड़ी कमी है, शिक्षा में सुधार नहीं है। ऐसा कर न दीजिए कि नौकरी न लगे तो कुछ और हो जाए उतना, क्या नहीं समझे। जैसे इसमें बना दिए क्या, मोबाइल बनाने का कोर्स डाल दीजिए, वो 8वीं 9वीं में पढ़ा दीजिए, तो हम लोग मोबाइल बनाने का कोर्स पढ़ लेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बच्चा का कुछ नहीं होगा, तो मोबाइल बनाना सीख लिया, तो मोबाइल बना के बेचारा कमा रहा है, कंप्यूटर बनाना सीख लिया, खेती करना सीख लिया, कुछ मुर्गी पालन सिखा दिया अच्छा से कि मुर्गी पालन करना सीख लिया, कुछ अच्छा काम करने का हुनर सीख गया बेचारा वो, तो बेचारा वो नौकरी नहीं होगा, होगा ही नहीं। सबको नौकरी तो मिल ही नहीं सकता, कभी भी ज़िंदगी में कभी भी सबको नौकरी नहीं मिल सकता है। कोई भी सरकार बन जाए, स्वयं भगवान सरकार काहे बना ले, तो ये सबको नौकरी नहीं दिला सकते हम, सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकता है। तो कुछ प्राइवेट करने का भी तो उपाय बचना चाहिए ना लोगों के पास। आज हम लोगों के पास क्या है, या तो तुम पढ़ लिख के सरकारी नौकरी करो ना, तो बस पढ़ लिख के बेरोजगार बनो। जो गाना भी निकला था बिहार में, हाउ देखा BA करके बकरी चरावा था, सुने हुए गाना आपने, बड़ी फेमस गाना हुआ था उस समय, जो आज 10 साल पहले गाना निकला था। ये हाउ देखा BA करके बकरी पर चरावा था, BA करके बकरी चरा रहा है आदमी, ऐसा स्थिति निकल गया। सही में कोई नया बात नहीं है, बहुत ऐसा आदमी को देखिएगा जो BA MA पास है, अब बकरी भैंसी पर चला रहा है, खेत में कमी नहीं कर रहा है। जब उसे करना था BA में पढ़ने का कोई जरूरी था उसको, मैंने क्या मतलब कोई स्तरीय गायब कर दिया पूरा एकदम चौपट। ये व्यवस्था खराब है। और क्या, उद्योग में विकास, बिहार का उद्योग में विकास होना चाहिए, अच्छा उद्योग लगना चाहिए, ताकि लोगों को उद्योग से रोजगार मिलेगा, सामान सस्ता मिलेगा। यहाँ पे चीनी उद्योग था, वो भी बेचारा के हिस्सा से गायब हो गया, वो भी खत्म हो गया। हाँ, छोटा मोटा उद्योग बचा है, वो ईटा उद्योग बचा है, दाल उद्योग बचा है, चावल उद्योग बचा हुआ थोड़ा थोड़ा सा बिहार में, मतलब सब गायब हो चुका है। वो बिजली उद्योग है और कभी है। नेक्स्ट क्या है, जनसंख्या पर नियंत्रण। बिहार के लोगों को इतना समझदारी होना चाहिए,
लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि जनसंख्या जितना कम रहेगा उतने ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार रहेगा सुखी परिवार रहेगा। अब स्वाभाविक है, हमारे 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं तो कोई सामान कमा के लाएंगे तो मान लो अगर 6 केला लाएंगे तो 2 को देंगे 2 को है। अगर मान लो 2 को रहता तो 3 को देना पड़ता है। 1 को रहता तो 1 को 6 को मिलता। अब 12 हो जाएगा तो आधा आधा मिलेगा, नहीं मिला। 1 केला 6 केला लेके आया है, 12 को लेकर है तो आधा आधा देना पड़ेगा सब में से, समझ रहे हैं ना। जितना हिस्सा उतने हिस्सा बन जाएगा उसमें से तो उनका परिवार और खराब हो जाएगा। छोटा परिवार सुखी परिवार यहाँ के लोग नहीं समझता ये बात को। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। अगला क्या है, बाढ़ एवं सुखाड़ से नियंत्रण होना चाहिए। नेपाल पे भाई कह देना चाहिए कि भाई तू नेपाल से पानी छोड़ेगा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तू नेपाल के पानी बिहार में छोड़ देता है जिससे बाढ़ आता है। यहाँ पे बिहार के नदी में जो भी पानी आता है बिहार नेपाल के पानी आता है, नेपाल के पानी से बाढ़ आता है। नेपाल अपना डूबने लगता है तो कहता है कि पानी तक छोड़ देते हैं इंडिया में, तो ये छोड़ता था बिहार में आता है, बिहार डूब जाता है बेचारा। नेपाल पे कंट्रोल करना पड़ेगा सरकार को, सख्त नियम लगाई। नहीं भैया अपना पानी आप डूबिए, हमको वाला डूबने जाए आपके साथ है कि नहीं। ये हो गया। दूसरी नंबर बात क्या होता है कि यहाँ पे बांध बनिया नहीं था। बांध ऐसा होता था कि बांध बनाया, ठेकेदार से बनाना है 4 फीट बना दिया, 2 फीट बस आया तोड़ के चला गया। नदी का पानी आया तोड़ के चला गया। अब बांध बना है ऐसा कि टूटेगा नहीं। अब बांध बना है बढ़िया। नीतीश की सरकार जब बनी तब बांध और रोड बना बहुत बढ़िया, बहुत बेस्ट बन गया। आपको पता नहीं है, नीतीश कुमार की सरकार आई थी तो उससे पहले लालू यादव की सरकार थी आरजेडी का सरकार था। ये वो सड़क मैंने सड़क ऐसा होता था, सड़क ऐसा। ये वो बस जा रहा है तो अगला बस बेचारा इंतजार कर रहा है कि केने चोर है, तो बेचारा इन्हें लटक के इन्हें कहीं तक एने उतार रहा है, कहने उतार के तब वो पार होता था, 2 सड़क पे पार होता था। यहाँ से मुजफ्फरपुर जाना है आपको, मुजफ्फरपुर तो आप सुबह निकलिए 8 बजे, शाम को 8 बजे तक पहुँच जाइएगा। आपका 12 घंटा में पहुँच गए तो आप लक्की इंसान है। पहुँच गए तब, नहीं तो आप हॉस्पिटल पहुँच गए, क्योंकि कहीं ना कहीं गाड़ी पलट के करेगा। आए दिन हमेशा गाड़ी पलटता रहता था। साइड कटाया बस का गड्ढा में लग गया, बस उन्हें पलट गया। 50 लोगों ने गाड़ी मर गया। अरे तो रास्ते में कोई लूट लेता था। ये था जंगल राज। नीतीश कुमार की सरकार नहीं बना था तब, आरजेडी की सरकार में खाली यही सिस्टम था। नीतीश कुमार की जब सरकार बनी थी, आपको बता दें, सारे कुछ किया ना किया मगर सड़क बहुत अच्छा बना दिया वो। आज बस जाएगी ना इधर से जाएगी तो अपने एक्सीडेंट करके मरे अलग बात है, मगर दिक्कत नहीं होता जाने आने में कहीं भी। और लोगों आता है मुंबई दिल्ली से, पता है बाप रे सड़क तो बन गया मुंबई दिल्ली लेकर एकदम छोरा सब क्या हाईवे से ट्रेन एकदम चकाचक कर दिया। प्लेटफॉर्म रेलवे प्लेटफॉर्म सबको चकचका दिया पूरा। जितना स्कूल में था पहले, खपड़ा के स्कूल सब था, खपड़ा का था, सब में बिल्डिंग बन गया। हालांकि बिल्डिंग बना था तो वो आरजेडी पास किया था, बनाया था जेडीयू बनाया था, आरजेडी के बिल में पास हुआ था वो। मगर पढ़ाई व्यवस्था चौपट हो गया। बिल्डिंग बन गया मगर पढ़ाई चौपट हो गया। बिल्डिंग बना बहुत बढ़िया, पहले हम लोग खपड़ा में पढ़ते थे मगर पढ़ाई होता था। अब उसके बाद बिल्डिंग बन गया मगर पढ़ाई चौपट हो गया। ये बात तो है, ये बात तो हम मानेंगे कि हम लोग के समय में पढ़ाई बहुत अच्छा होता था। ये बात तो मानना पड़ेगा। हर घंटी में पढ़ाई, बड़ी मार लगता था कि 1 घंटे में एब्सेंट कर गया कहीं चले गया तो बड़ी मार मारता था। तो ये बात है, अब पढ़ाई नहीं होती है। अब के पाठक बेचारा ये भिड़ाया है झूठों के दिखाने के लिए, इलेक्शन के बाद वो गायब हो जाएगा। चुनाव है इसलिए देखो के पाठक का चल रहा है। चुनाव के बाद आपका स्कूल का फिर स्थिति वही हाल हो जाएगा, देख लीजिएगा ना। चुनाव हुआ 2 महीना के बाद देखिएगा क्या स्थिति, 2-3 महीना के बाद तक ठीक रहेगा, उसके बाद फिर गायब हो जाएगा सब स्थिति। जीत गया तो जो गया था, हार गया था तो गायब होना ही है। दूसरा क्या है, बाढ़ और सुखाड़ पर नियंत्रण होना चाहिए। बांध बढ़िया बनना चाहिए, तो बांध बढ़िया बना है तो ठीक ठाक हो आप। और क्या, स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन। प्रशासन को स्वच्छ होना चाहिए, एकदम पारदर्शी, जनता के हितकारी। आज इतना चोर से डर लगता था उतना पुलिस से डर लगता है लोगों को। बोलिए मजाक कर रहे हैं कि सच कर रहे हैं बताइए। अभी आपको भी पुलिस वहाँ चोर है, किसे डर लग रहा है बताइए? चोर से कि पुलिस से? आप चोर के पास जाइए, कोई बात नहीं, चोर आएगा तो चोर आएगा, पुलिस को कोई ठीक नहीं, कितना मारेगा छोटा, बिना मतलब को मार देगा क्या? तो पुलिस से लोग डरता है, चोर से नहीं डरता है। पुलिस क्या है, किसके लिए बना है? हम लोग की सेवा करने के लिए बना है वो। आज उसी को देखकर डर लगता है कि नहीं? बोलो। तो पुलिस से लोग ज़्यादा डर लग रहा है। एक तरफ डाकू आएगा, एक तरफ पुलिस आएगा, तो लोग अभी डाकू के पास जाना पसंद करेगा, मगर पुलिस के पास नहीं जाएगा ना। कोई ठीक नहीं, छोटा कितना का चार्ज लगा देगा, कितना मारेगा हम फालतू में, झूठा केस फंसा देगा। ये है पुलिस प्रशासन का व्यवस्था। डर के मारे कोई जल्दी केस करने नहीं जाता है पुलिस में कि हमको इतना पैसा टना जाएगा, ठीक है, नहीं खाइए। प्रशासन व्यवस्था ठीक नहीं है। अगला क्या है, इसमें सुधार करना पड़ेगा।
केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण, मतलब केंद्र सरकार से पैसा ज्यादा आना चाहिए। नहीं ना लो, ऐसे नहीं ना करो। केंद्र सरकार जितना पैसा भेजेगी बिहार में उतने विकास होगा। अब केंद्र में सरकार किसका है बुआ? अब बिहार में सरकार किसका है? अभी जेडीयू का, जेडीयू प्लस बीजेपी, अब हो गया बीजेपी। अब कुछ दिन पहले था आरजेडी, जेडीयू प्लस आरजेडी, अब फिर इस बचा बदल रहा है, साले भर में बदल दिया। पहले था जेडीयू प्लस बीजेपी, फिर क्या किया होगा, हटा दिया होगा, फिर बन गया आरजेडी, फिर ओकरा कहा दिया तू भाग, फिर मैं बीजेपी ले आया। पता ना आप क्या करने वाला है बीजेपी, बस जेडीयू कंप्लीट है। वो 15 साल बेचारा बैठल है, वो उठने का नाम नहीं ले रहा है, एकदम लसा लगा के बैठल है एकदम नीतीश कुमार, ठीक है ना। वह कुर्सी से बड़ा प्यार हो गया, कुर्सी किसी भी का कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है। सरकार किसी का भी रहे, किसी से मिलना पड़े, केकरो बाबू कहना पड़े, मगर बनना हमरे को है मुख्यमंत्री। उसका एक ही वो तरीके है, ठीक है, बनल रहिए। जनता का फायदा हम लोगों को क्या चाहिए? जनता के विकास हो, सरकार किसी का भी रहे, हम तो मतलब नहीं है। जनता खुशहाल रहे, रोजगार मिले लोगों को, कम से कम महंगाई से थोड़ा छुटकारा मिले, ये चाहिए। और क्या चाहिए लोगों को? थोड़ा सा है ना। तो ये केंद्र के सरकार, केंद्र है। अब बताइए, तो बीजेपी की सरकार आपका है केंद्र में, राज्य में सरकार बन गई, मान लीजिए आरजेडी का बन गया, मान लेते हैं, बनेगा कि नहीं बनेगा बात की बात है, मान लेते हैं बन गया, बीजेपी सपोर्ट करेगा इसको? बीजेपी मैंने नरेंद्र मोदी कहियो तेजस्वी को पैसा देने वाला है, फंड जाओ बिहार में ही करवा देना, देगा? वो देनू का मन करेगा, कहना ना देंगे, सोचा ये तेजस्वी पक नहीं देंगे, नहीं करेगा। अब देवो करेगा तो कहेगा, लिखाएगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री है कि नहीं, अपना फोटो लगवा के लगवाएगा। जैसे देखिए आप हॉस्पिटल के बाहर जाते हैं तो क्या लिखा था? मोदी जन सेवा केंद्र, दवाई का दुकान। देखे दवाई, देखे मोदी का दवाई में गए कि नहीं है आप लोग? कितने विद्यार्थी मोदी जी का दवाई की दुकान देखे हुए हैं? दवाई खरीदे कहीं वहीं में से खरीदे हैं, वहीं में आधा से ज़्यादा दाम में दवाई मिलेगा आपको, आधा से ज़्यादा दाम में दवाई मिलेगा आपको। जो बाहर में दवाई मिल रहा है 100 में, उनमें मिलेगा आपको 20 रुपये में। जन औषधि केंद्र, क्या नाम है उसका? मोदी जन औषधि केंद्र। आप बताइए, अब बिहार में लगाया, मगर अपना फोटो लगा के, वो अपने नामे से खुलवाया है, क्योंकि तेजस्वी के नामे नहीं है, मिले तेज है मोदी। अब जो भी चीज़ करवाएगा वो बिहार में करवा, क्योंकि बिहार की जनता को भी वोट चाहिए बीजेपी का, तो कुछ ना कुछ करवाएगा करेगा। तो जो भी करवाएगा ऊपर मोदी लिखवाएगा, वो मोदी का सरकार है। प्रधानमंत्री सड़क परियोजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शिक्षा परियोजना, प्रधानमंत्री नदी परियोजना, प्रधानमंत्री बाढ़ परियोजना, ले थोड़ा नामे दबा के करेंगे, आना तो करवे नहीं करेंगे है कि नहीं? ऐसा सिस्टम कर देगा। तो इस जैसा सरकार केंद्र में रहेगा, अगर उसी का सरकार राज्य में रहेगा तो उसको पैसा ट्रांसफर करेगा। ये ले हमारे सरकार हूँ, हमारे सरकार ही है, न करेंगे तो बहुत बदनामी होगा, है कि नहीं है? तो वो क्या करेगा? मान अब गुजरात में देखो, गुजरात छोड़ो, यूपी में देखो, यूपी में किसका सरकार है? बीजेपी, बीजेपी। केंद्र में किसका सरकार है? बीजेपी। प्रधानमंत्री किसका? बीजेपी का। मुख्यमंत्री किसका? बीजेपी का। यूपी का विकास खूब हो रहा है, धड़धड़ा आ जाएगा सीधे एकदम, क्योंकि नहीं करेगा तो बदनामी किसका होगा? नरेंद्र मोदी का। गुजरात में कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बनेगा तो किसका बुराई होगा? बीजेपी का। बिहार में कुछ नहीं बना तो क्या गड़ियागा? मान लो तेजस्वी सरकार बन गया, अब बिहार में कुछ नहीं बना तो क्या गड़ियागा? लोग तेजस्वी को गड़ियागा, तो मोदी कहेगा सोचे छोड़ भले गड़ियाने दे, तो बनवे नहीं करेंगे। रोड सब जितना बन रहा है सब तुड़वा देते हैं, टूटले रहे तो बनवे नहीं करेंगे हम, ताकि गड़ियागा नहीं करा तेजस्वी को। तो अगले साल हमारा वोट देगा तो हम जीतेंगे, तब बनवाएंगे हम। तो ये सब नीति होता है सबका। तो अगर केंद्र से ज़्यादा पैसा मिलेगा राज्य में तो उसका विकास ज़्यादा होगा। गुजरात को विशेष राज्य का दर्जा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। पता कि नहीं पता है? विशेष राज्य का दर्जा उसे कहते हैं जिस राज्य में केंद्र सरकार पैसा भेजती है खूब ज़्यादा। समझिए, गुजरात खूब है, चकाचक है, यूपी चकाचक है, जहाँ जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ चकाचक है, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं वहाँ छोड़ दे रहा है। तो ये बीजेपी भी पक्षपात कर रहा है, क्या कीजिए। कर भी रहा था, अपना फोटो लगा के कर रहा था कि लोग हमको जाने हम कर रहे हैं, है ना? समझ रहे हैं? ये हो रहा है। अच्छा, शांति व्यवस्था की स्थापना, बिहार में शांति का माहौल बनाना पड़ेगा, जो नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ में व्यापारी हो चाहे जितना भी लोग है, उसमें शांति नाम की चीज़ है, अशांति ही है, अशांति ही अशांति है। शांति नाम की कोई चीज़ें नहीं है बिहार में। कहीं भी देखिए ना, शांति कायम करके व्यापारियों में विश्वास जगाया जा सकता है। शांति कायम होना चाहिए, शांति होना चाहिए, तब जाके बिहार का विकास होगा। यहाँ पे विकास नाम का कोई चीज़ नहीं। यहाँ पे क्या होता है, देखो बाजार है, बाजार पे यहाँ पे आपके पापा जी आलू प्याज की दुकान खोल लिए, खूब चलने लगेगा, तो बगल में आपके चाचा जी ही दुकान खोल लेंगे आलू प्याज की। और बगल में आपका जो बगल के चचेरा भाई है वो खोल लेगा आलू प्याज के, ले
अभी आलू प्याज कितना हो गया बेचारा में 100 को ग्राहक जा रहा था, 30 को में हो गया, 30 को में हो गया, 30 को में हो गया, बेचारा का रूम रेट में खत्म रहता है पैसा, ले दुकान में सबके बंद करके चला गया, सब दुकान खाली हो गया। लो ये है बिहार की व्यापारी व्यवस्था। एगो आप कोचिंग खोल दीजिए अलग, ठीक है, और बाद देखिए एगो कोचिंग खोल दिए अलग, 100 का बच्चा पढ़ने जा रहा है, बगल में 2 कोचिंग खोल देगा, और उस नंबर में 2-3 को और खोल देगा, ले ताकि वो धंसे जाए। ऐसा सिस्टम करता है पूरे बिहार का स्थिति यही चल रहा है। नौकर चले तो हमारा ना था तोड़ो ना, यह सिस्टम ये चलता है, समझ गए। अब यही सोचिए, अब यहाँ पे कोचिंग खोला है, खूब विद्यार्थी जा रहा था, यहाँ कलम कॉपी की दुकान खोल देंगे, क्या कलम कॉपी कहाँ से खरीदेगा, मेरे यहाँ से खरीदेगा, इन्हें सोच में नहीं करता है यहाँ पे दिमाग। आलू की दुकान खोलने हैं, प्याज की दुकान खोलने हैं, तो हम मसाला की दुकान खोल लेते हैं, लहसुन की दुकान खोल लेते हैं, क्या आलू प्याज मसाला लहसुन एक किलो खरीद के चले जाएगा ना, वो आलू पनीर से खोल ले तो हम आलू प्याज के खोलेंगे ताकि वो धंस जाए, हमारे चले जाए ना चलो बाहर में जाए, ऊपर धंस जाना चाहिए, हो गया। यहाँ पे लोगों का मेंटेलिटी ये है, शांति नाम का चीज़ नहीं है, सब अशांत है बेचारा। यही कारण से बिहार क्या है, पिछड़ा है, इसका मेंटेलिटी को बदलना पड़ेगा, तब जाके बिहार का विकास होगा। तो ये सब हम लोग पॉइंट, देखने में लग रहा बड़ा क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसका मेन पॉइंट सबको याद करना होगा, सारे बच्चों से हम सुनेंगे और लिखवाएंगे मेन पॉइंट्स। ये पार्ट पूरा खत्म हो गया आपका, ठीक। एक पार्ट खत्म हो गया। कितने पार्ट है इसमें? 7 दिन लगेगा, ऐसा 7 दिन लगातार इसे पढ़ाएंगे तो आपका एक पार्ट, आपका इतिहास ये खत्म होगा किताब। तो 1 दिन हो गया, 6 दिन और पढ़ाएंगे लगातार, ठीक है ना। ठीक है, अब निकालिए आप लोग मैथ निकालिए।